हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर के पीवाईक्यूज। उम्मीद है आप सभी लोगों की 11th एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ये भी मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे सर जी आप तो सारे चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बताते हो कि भाई बायोलॉजी है ही इतनी इंटरेस्टिंग, मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल। मैंने एएमयू बीटेक के अंदर 79 रैंक सिक्योर करी है। तो मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में एक बुक ने मेरा बहुत हेल्प किया है जिसका नाम है एएमयू कैप्सूल। इस बुक में 2011 से लेकर 2024 तक की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कहीं भी कि कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू आए हैं, कौन से पीवाईक्यू मेरे को करने हैं। मेरा नाम साइशा वाशने है और जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरी इस साल एएमयू में ऑल इंडिया रैंक 132 आई है। जैसे कि हर एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज तो मस्ट होते ही हैं, तो मैंने पीवाईक्यूज को फॉलो अप करने के लिए एएमयू कैप्सूल करके एक बुक आती है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और आपको जब पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन पेपर रखा था तो मतलब काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन आप भी बहुत से पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहता हूँ। दिस बुक इज फॉर एएमयू कैप्सूल फॉर बीटेक और हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिससे पढ़कर जाने कितने बच्चे जो हैं आज के टाइम में एएमयू में पढ़ रहे हैं। और हमने नया किताब अपना लॉन्च किया है 11th के लिए, एएमयू कैप्सूल फॉर क्लास 11। तो देखो इसमें भी आपको मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? इसमें हम समझेंगे कि हमारे एनिमल में जो टिश्यू, हम एनिमल है ना, तो एनिमल के अंदर टिश्यूज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कि जो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो स्टमक के अंदर टिश्यू कौन सा होता है, आखिर टिश्यू है क्या, ये सारी चीज समझेंगे इस क्वेश्चन में, सॉरी इस चैप्टर के अंदर जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम समझेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, परमानेंट टिश्यूज, ये सारी जो भी कंफ्यूजन है वो तुम्हारी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं जैसे कि सारे चैप्टर में सारी वीडियोज में बोलते आता हूं, वो क्या है, वो ये है कि आपको चैप्टर आता हो या ना आता हो, लेकिन ये वीडियो मेरे साथ में जरूर देखनी है। वो क्यों देखनी है? देखो टाइम बचा है कम। अब तुम चैप्टर्स अगर मान लो टाइम अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि इतने सारे लेक्चर ना देखूं मैं, तो उससे अच्छा आप मेरी ये वीडियो देखो। इससे फायदा क्या होगा, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको वो आता ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता। तो उससे फायदा क्या होता है, मैं पहले समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट समझते ही आप वो क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करोगे। कैसे? खुद ब खुद, मतलब मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तुम खुद बताओगे कि सर इसका आंसर जो है ये वाला ऑप्शन होने वाला है। चलिए टाइम नहीं करते हैं अब हम वेस्ट, अब चलते हैं अपने जल्द सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्म दी फ्लोएम। अब हमने बात करी है फ्लोएम टिश्यू की, तो फ्लोएम टिश्यू समझने से पहले हम पहले बात करेंगे एकदम जीरो से। जीरो से क्या कि प्लांट के अंदर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। जब जैसे ही बात प्लांट टिश्यूज की आती है तो प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं मेनली। मेन जो है, सबसे मेन जो है वो ये दो हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम है इसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे नंबर पे होते हैं परमानेंट टिश्यू। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरे हैं परमानेंट। इनमें डिफरेंस क्या है? मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू है जो ग्रोइंग एरिया में है, जो सेल डिवाइड करती हैं रिपीटेटिवली, जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। ये क्या करती हैं? ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ये प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली ये जो सेल्स हैं, देखो सब टिश्यू तो पता ही होगा ना, टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ सेल जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा हो या फिर एक कॉमन ओरिजिन से बिलोंग करता हो, मे और मे नॉट भी, ठीक है, मतलब हो भी सकता है ना भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे टिश्यू। अब उन टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेल्स क्या करती हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, जल्दी जल्दी, एक सेल दो बनी फिर डिवाइड होगी फिर डिवाइड होगी, इस तरीके से ये होता है मेरिस्टेमेटिक के अंदर। अब वहीं परमानेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी यही टिश्यू जो है बाद में आके परमानेंट हो जाता है, ये डिवाइड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो कुछ सेल क्या हो जाएंगी? वो लूज कर देंगी। डिवाइड करने का जो फीचर है वो डिवाइड करना ही भूल जाती हैं, वो नहीं करती डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करती और एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं। ये क्या होता है इनके पास? एक स्पेसिफिक
फंक्शन इनका फिर मिल जाता है। अभी इनके पास कोई एक फिक्स काम नहीं है, ये जो है एक तरीके से इंटर्न है, ये कंपनी के अंदर एक इंटर्न है। इंटर्न को पूरे नचाते रहते हैं कि अरे भाई ये वाला काम करते हैं, ये वाली फाइल लेकर। अभी उसको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली है, उसको हम दे देंगे परमानेंट जॉब। वो कह देंगे अब तुम्हें इस डेस्क पे से उठना नहीं है, तुम्हें यही काम करना है। तो वो काम कौन सी, वो वाली कौन सी होती है, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो यही करते हैं। वो लूज जो डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, डिवाइड नहीं करते हैं वो। अब उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उनको कोई स्टोरेज का काम मिल गया कि भाई आप जो है ये स्टार्च को स्टोर ही करना, या फिर इनको कोई काम दे दिया आपको जो है जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम दे दिया, आपको जो है प्लांट के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है। तो वो सारे कौन से हो जाएंगे, ये परमानेंट टिश्यू। अब आगे बात करते हैं जरा, देखो आगे बात करने के लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो देखो मैं बात कर रहा हूं परमानेंट की, अभी हम जो है मेरिस्टेमेटिक में जाएंगे, अभी क्वेश्चन हमसे परमानेंट के बारे में, ठीक है। तो परमानेंट जो है ये भी दो टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट, एक है सिंपल परमानेंट, और दूसरे कौन से हैं, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट में क्या डिफरेंस है गुरु, बोलो। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है कि ये यहाँ पे क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इनके अंदर क्या कह रहे हैं, हमने बोला था ना मोस्टली क्या होता है टिश्यू के अंदर एक ही जैसी सेल होती है, एक ही जैसी सेल होती हैं, तो वो सिंपल परमानेंट के अंदर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मतलब ऐसा टिश्यू जिसके पास एक जैसी सेल नहीं है, हो सकता है एक दूसरी टाइप की है, एक दूसरी टाइप की है, लेकिन काम एक ही कर रही है। पर सब लोग मिलके, हो सकता है उसका कोई एक काम हो, उसका एक काम हो, उन दोनों का कलेक्टिव काम जो है पानी को ट्रांसपोर्ट कराना हो। जैसे एग्जाम्पल की तौर बोल रहा हूँ, जैसे मान लो पानी को ट्रांसपोर्ट कराने का एक काम है, पानी को रूट से लेके लीव्स तक ले जाने का काम है। तो हो सकता है दो तीन तरह की सेल एक साथ में काम कर रही हो, एक क्या कर रही होगी, पानी को लेके जा रही होगी, दूसरा स्टोर कर रही होगी कुछ, तो कुछ इस तरीके से आपस में मिलके वो पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट समझ में आ गया, सिंपल परमानेंट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब इनके भी टाइप है, इनके भी टाइप है। तो सिंपल परमानेंट जो है मेनली तीन टाइप्स के हैं। कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के। याद कर लेना, अभी मेरे संग याद करते रहो, तुमने नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, अभी साथ में याद करते चलो। सबसे पहले क्या है, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं इसमें, एक होती है कोलेनकाइमा। और तीसरी टाइप के टिश्यू कौन से होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है जी। तो देखो सिंपल परमानेंट में भी तीन टाइप के टिश्यू है डिवीजन, और इनके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलते हैं हमें जाइलम, और दूसरे नंबर पे क्या मिलते हैं, फिलोयम, नहीं फिलोयम क्या बोल रहा हूँ मैं, है फ्लोइम, जाइलम एंड फ्लोइम, ठीक है। तो देखो अब देखो जरा, जाइलम एंड फ्लोइम, हम देखो क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन में हम फ्लोइम की बात कर रहे थे ना, फ्लोइम पे हम आ चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो फ्लोएम जो है ये क्या कर रहे हैं, फ्लोएम टिश्यू जो है ये काम करेगा किसका, ये किसका, फूड ट्रांसपोर्ट में, ये काम करेगा फूड के ट्रांसपोर्ट में। और जाइलम की अगर मैं बात करूं तो ये करेगा वाटर ट्रांसपोर्ट का काम। तो उस प्लांट के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट भी होना है, फूड का ट्रांसपोर्ट भी होना है। तो अगर फूड के लिए अलग टिश्यू है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टिश्यू है। तो फूड ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, लीव से लेके, खाना कहाँ बनता है प्लांट के अंदर, लीव के अंदर। वो लीव से लेके जितने भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे कि रूट हो गई, स्टेम हो गई, कोई और ग्रोइंग पार्ट हो गया, तो वहां पे फूड जो जाता है फ्लोएम टिश्यू लेके जाता है, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं थोड़ा सा, कहां से, लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल जैसे कि स्टेम, रूट्स एटसेट्रा, ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो अब मैं थोड़ा सा किसके बारे में बात करता हूँ, फ्लोएम के बारे में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म द फ्लोएम, यानी कि कितने टाइप की सेल्स जो हैं फ्लोएम टिश्यू को बनाती हैं, बस इतना सा सवाल था, लेकिन मैंने पूरी कहानी तुम्हें समझा दी। चलो भाई, तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर
4 टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर। किसके अंदर? फ्लोएम टिश्यू के अंदर। कौन कौन सी टाइप की सेल्स मिलती हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सीप सेल्स। सॉरी, एक सेकंड, एक से पहले नंबर पे लिखते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? फ्लोएम पेरेन्काइमा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फ्लोएम पेरेन्काइमा। और दूसरे नंबर पे लिख देते हैं हम सीप ट्यूब। और तीसरे नंबर पे हम लिख देते हैं कंपेनियन सेल। चौथे नंबर पे लिख देते हैं हम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप की सेल जो है एक फ्लोएम टिश्यू को बना रही हैं, या 4 टाइप की सेल बोल लो या 4 एलिमेंट्स बोल लो जो मिलकर फ्लोएम टिश्यू को बनाते हैं। तो आंसर तो तुम कर दोगे डायरेक्ट जाके कि भैया मुझे पता चल गया कि 4 टाइप की सेल जो है या 4 एलिमेंट्स हैं जो फ्लोएम को बना रहे हैं, तो आंसर कर दोगे सी टिक। क्या कर दोगे? सी। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, ये है डायग्राम फ्लोएम टिश्यू का। फ्लोएम टिश्यू के डायग्राम में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो येलो येलो जो पार्ट है, येलो वाली जो सेल है, ये है हमारी सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये मेन है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराएगी। और तुम इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वॉल्स में आपको कुछ इस तरीके का स्पेस मिलेगा। ये वॉल्स में आपको क्या दिख रहा है? स्पेस, या फिर पोर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पोर्स। ठीक है, इसी वॉल को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीव प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। परफोरेशन मिलती है, परफोरेशन मतलब छेद जैसा कुछ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड जो है एक सेल से दूसरी सेल में भी तो जाना है, तो वो अंदर ही अंदर पाइपिंग के अंदर, पाइप की तरह समझ लो, तो वहां पे कुछ स्पेस मिलेगा, जैसे एक सेल से दूसरी सेल में फूड ट्रांसफर होता रहेगा। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि क्या नोटिस करा है कि सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस जो है अब्सेंट है। न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास दिमाग, इसको बस खाली आता है, ये इतना काम करना है, इतना काम करना है। इसको कोई ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर कौन देता है? वो देता है कंपेनियन सेल। तो ये करेंगे हेल्प। ये किसको हेल्प कर रहा है? सीव ट्यूब्स को। ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करती है। ठीक है, कंपेनियन सेल। देखो कंपेनियन सेल कौन सी है? ये है कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल बीच में अच्छा खासा न्यूक्लियस भी नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो कंपेनियन सेल्स जो है सीव ट्यूब की हेल्प करती हैं इन दी फूड ट्रांसपोर्ट। और तीसरे नंबर पे आती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये वही पेरेन्काइमा है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा था ना, तो उसके अंदर की जो सेल है वो इसके साथ मिलके क्या बनाती है? एक टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू बनाती हैं। और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा इनको नाम दे दिया है क्योंकि पेरेन्काइमा वाली सेल ही है, बस क्या है? ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम क्या है? इसका काम सिंपल स्टोरेज वगैरह का है। इसका काम स्टोरेज का है। और फाइबर जो होती है, फाइबर देती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब इनको मजबूती जो मिल रही है इन टिश्यू को, वो कहाँ से मिलती है? फाइबर से। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। ठीक है, चलिए भाई, तो हम समझ चुके हैं पूरा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि द सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर। स्केलेटल टिश्यू की बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू की अगर बात कर रहा है कोई, किसकी? एनिमल टिश्यू की, तो क्यों ना हम एनिमल टिश्यू के बारे में समझ लें पूरा अच्छे से। तो देखो, ये है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की अगर बात करी जाए, ये होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहले नंबर पे आता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे नंबर पे आते हैं मस्कुलर टिश्यू। और चौथे पे है नर्वस टिश्यू। तो कौन कौन से हैं टिश्यू एनिमल के अंदर? 4 टाइप्स। कौन कौन से? एपिथेलियल, याद करो मेरे संग, एपिथेलियल, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। फिर से बोलो, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू एनिमल के अंदर हमें मिलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है किसके बारे में? स्केलेटल टिश्यू। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है मस्कुलर टिश्यू का। ये किसका पार्ट है? मस्कुलर टिश्यू।
तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप कौन-कौन सी मस्कुलर टिश्यू समझ में आ रहा है? जो मसल्स हैं, जो डोले दिखाते हैं, डोले जो दिखा रहे हैं, जो बाइसेप्स दिखा रहे हैं कोई या जो मैंने दिखाए, वो क्या है? मसल्स हैं। और वो जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स का हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। अब वो 3 टाइप्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे कौन-सा आता है? वो आता है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू। सबसे पहले नंबर पे कौन-सा आता है? स्केलेटल टिश्यू। और दूसरे नंबर पे कौन-सी होती हैं? उन्हें बोलते हैं हम स्मूथ मसल। इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल बोल सकते हो और दूसरी बोल सकते हो स्मूथ मसल्स। और तीसरे नंबर पे आती हैं हमारी कौन-सी? उन्हें बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल तो नाम से ही लग रहा है कार्डियक। कार्डियक कौन सी मसल हो सकती है? सोचो जरा। भाई जो हार्ट से रिलेटेड कोई चीज होती है, हम जरा कार्डियक एक्टिविटी और कार्डियक अरेस्ट आता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो वो जो कार्डियक वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल का मतलब है जो हार्ट की मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती हैं? हार्ट की। तो ये चीज तो मैंने तुम्हें एकदम याद करा ही दी है ना। जो हार्ट की मसल्स हैं वो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है। और सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, जो मैंने अभी बात करी थी बाइसेप्स की, जो हमारे हाथ पैर वगैरह जो भी हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, कैसी वाली? वॉलेंट्री, जो हम अपने कंट्रोल से उन चीजों को मतलब मूव कर सकते हैं, जो वॉलेंट्री एक्शंस में यूज होती हैं, जैसे कि चलना, फिरना, खेलना, लड़ना, कूदना। यहाँ पे जो मसल्स हो रही हैं हाथ का यूज करने में, हाथ चलाने में, सारी चीज चलाने में, जो मसल्स यूज हो रही हैं वो कैसी हैं? वॉलेंट्री मसल्स। और वो सारी मसल्स किसका पार्ट है? स्केलेटल मसल्स का। किसका पार्ट है? स्केलेटल मसल्स का। याद रहेगा? याद रहेगा ये नहीं रहेगा? ठीक है। और देखो स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बोले तो, इनवॉलेंट्री बोले तो जो तुम्हारी मर्जी के बिना होता है, जो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें स्कूल भेजा जाता है, वो सारी चीजें इनवॉलेंट्री हैं। उसी तरीके से ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री, जो हमारी मेरे मन है या ना हो उसको जो काम करना है वो होगा। कहने का मतलब क्या है? आपने खाना खाया, आपने खाना खा लिया और तुम्हारा मन कर रहा है ए पेट रुक जा, डाइजेशन मत कर, ए पेट रुक जा, डाइजेशन मत कर। ऐसा हो सकता है क्या? अगर तुमने खाना खा लिया तो वो डाइजेशन तो होना ही है। वो तुम्हारी मर्जी के बिना जो पेट के अंदर मसल्स हैं, जो चर्निंग हो रही है पेट में हमारे स्टमक के अंदर, वो तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। तो वो मसल्स होती हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और वो मसल्स जो हमारे स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, जो उनकी वॉल के अंदर, कौन सी? उनकी वॉल्स के अंदर है, वो है हमारी स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल? स्मूथ मसल। और तीसरे नंबर पे आती है कार्डियक मसल्स। ये हमारे हार्ट के अंदर होती है और ये भी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री होती है मतलब तुम कह सकते हो हे दिल रुक जा, धड़क मत। ऐसा हो सकता है क्या? दिल तो धड़कता ही है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते। कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये भी एक इनवॉलेंट्री मसल है। कैसी है? इनवॉलेंट्री। चलो देखो, देखो जरा डायग्राम देखो। ये देखो मेरे जो ये जो है बाइसेप्स है, तो इनकी अगर तुम मसल्स देखोगे, ये कौन सी है? ये है हमारी स्केलेटल मसल। ये कैसी हो गई? स्केलेटल। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे ये जो मसल्स हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो आ रही है, ये कौन सी मसल्स हो गई? ये है हमारी स्मूथ मसल्स। कैसी है? स्मूथ मसल। ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल। और देखोगे ये जो हार्ट की वॉल की मसल्स है, हार्ट की वॉल्स की मसल जो है, ये कौन सी हो जाएंगी? ये कहलाएंगी कार्डियक मसल्स। चलिए अब तो ये चीज तो याद हो गई होगी, ये चीज तो याद हो गई होगी। अब इन तीनों मसल्स की सेल्स को जरा ध्यान से देखो। इन तीनों मसल्स की जो सेल है उनको अगर ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले नंबर पे है स्ट्रिएटेड या फिर बोले तो स्केलेटल मसल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पे स्केलेटल के साथ में स्ट्रिएटेड लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रिएटेड। ये क्यों लिखा गया है? तो वो इसीलिए लिखा गया है कि जो स्केलेटल मसल होती है हमारी, जो स्केलेटल मसल होती है, इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रिएटेड मसल। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी सेल में जो है स्ट्रिएशन दिखता है, या फिर बोले तो ब्लैक सॉरी डार्क एंड लाइट बैंड नजर आते हैं। अब ये डार्क लाइट बैंड क्या है?
देखो मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता, ये टॉपिक है 11th की बायोलॉजी का, तो आपको इसके लिए वेट करना होगा, 11th में आना होगा और ये चीज़ हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ डायग्राम के अंदर। अगर तुम देखोगे ये इस डायग्राम में ये है स्ट्रेटेड मसल्स, ये क्या है स्केलेटल मसल्स। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बीच में आपको दिख रहे हैं डार्क बैंड, फिर दिख रहा है दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहे होंगे, एक सेकंड, 2 कलर लेते हैं हम यहाँ पे। एक लेते हैं डार्क बैंड दिखाने के लिए, ये कुछ एक सेकंड ब्लैक कलर ले लेते हैं ना। ये देखोगे तो ये है कुछ तरीके से डार्क बैंड, और लाइट बैंड दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कलर यूज करता हूँ। ये देखोगे आपको इस तरीके से कुछ व्हाइट बैंड। तो इस मसल की सेल में आपको दिख रहा है स्ट्रिएशन, इसीलिए इन्हें बोला जा रहा है स्ट्रिएटेड मसल्स। इन्हें क्या बोला जा रहा है, स्ट्रिएटेड मसल्स। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो स्मूथ मसल हो गई या कार्डियक मसल हो गई, ये दोनों कैसी होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड। ये कैसी होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, है ना। ना 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 ना, गड़बड़ क्या बोल दिया मैंने, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या पागल हूं मैं। स्मूथ मसल जो होती है वो नॉन स्ट्रेटेड होती है ना। यहाँ पे तो साफ साफ हमें स्ट्रिएशन दिख रहा है, ठीक है। कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड होती है, यानी ये दोनों भी स्ट्रेटेड है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, केवल केवल इतनी सी बात बोल रहा हूं मैं। जो स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेशन दिखता है, लाइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। सेम चीज जो है कार्डियक मसल्स के अंदर भी नजर आती है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब स्मूथ मसल्स की बात करूं तो उन्हें नॉन स्ट्रेटेड भी बोला जाता है, फिर अनस्ट्रेटेड भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको इस तरीके की डार्क और लाइट बैंड आपको नहीं नजर आएंगे, ठीक है। और डिफरेंस होता है, और डिफरेंस बताते हैं। स्मूथ मसल्स जो दिख रही हैं आपको, ये होती हैं स्पिंडल शेप की। स्पिंडल शेप बोले तो यहाँ पे जो सेल, एक सेकेंड, जो स्मूथ मसल की सेल होती है वो कुछ इस तरीके से स्पिंडल की शेप में होती है। कैसी होती है, स्पिंडल की शेप में होती है ना, इसलिए। और दूसरी चीज आपको अगर मैं स्केलेटल मसल्स के अंदर बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देने वाली, वो ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। एक सेल के अंदर देखो कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक सेल के अंदर कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसी होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो स्मूथ मसल्स है, यहाँ पे एक सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस है, यानी ये कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि सिंगल सेल इन दी, सिंगल न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है। चलिए, और दूसरी जगह यहाँ पर नोटिस करने वाली वो ये है कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो कैसी हैं, ये ब्रांच्ड हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी नजर आती है, इन सेल्स के अंदर ब्रांचिंग भी आपको नजर आती है। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन पर आ जाए वापस। तो पूछ रहा है स्केलेटल टिश्यू के अंदर सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ए न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोल रहे हैं मोनोन्यूक्लिएट, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस, ऐसा भी नहीं होता। बाई न्यूक्लिएट, यानी कि 2 न्यूक्लियस, ऐसा भी नहीं होता। होता कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट। ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब जरा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑफ कॉर्क हैव अ केमिकल कॉल्ड, है ना। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। सेल ऑफ कॉर्क हैव, देखो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ जरा। वो ये है, अपार्ट फ्रॉम दी जो परमानेंट टिश्यू है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास एक टाइप के टिश्यू और होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट के अंदर आपको मिलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो क्या मतलब है, यानी प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अब वो टाइप के हैं, 2 टाइप के। वो कितने टाइप के हैं, 2। एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, और दूसरे होती है उसे बोलते हैं हम कॉर्क। उसे क्या बोलते हैं भाई, कॉर्क। ये जो कॉर्क की बात हो रही है वो यही होती है, ठीक है। तो एक है एपिडर्मल टिश्यू और एक है कॉर्क। तो एपिडर्मल टिश्यू के तरीके क्या है, ये बेसिकली कवरिंग होती है।
ये कवरिंग होती है, यानी कि जितने भी टिश्यू हैं या फिर जो भी लीव्स हैं उसके सराउंडिंग में, सॉरी बाउंड्री जो है, बाउंड्री सेल्स होती हैं जो सराउंड कर रही हैं, उन्हें बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। उन्हें क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू। वहीं अगर मैं कॉर्क की बात करूं, कॉर्क की बात करूं तो कॉर्क को बताने के पहले एक चीज बता देता हूं आपको, एक बात बता देता हूं आपको। वो क्या है? वो ये है कि देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 3 टाइप का है। कितने टाइप का? 3। एक है एपिकल, एक है लेटरल और एक है इंटरकैलरी। ठीक है, तो पेरिस्टमेटिक टिश्यू है 3 टाइप का, याद करो कौन सी? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ टिश्यू, प्लांट के अंदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू किस पोजीशन पे, उस प्लांट के अंदर किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जो प्लांट की टिप पे है, जो उसके एकदम एपिकल साइड पे, एकदम कॉर्नर पे, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसकी जो ऊपर वाली साइड एकदम वहां पे है, या फिर रूट की नीचे वाली एकदम साइड पे, एकदम टिप पे है, उसे बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो इंटरकैलरी है, लेटरल है, ये भी बताऊंगा आगे प्लांट का डायग्राम से अच्छे से एकदम। देखो, जो आप देखो इनका काम बताता हूँ। एपिकल मेरिस्टेम का काम है ग्रोथ, ऊपर से ग्रोथ कराना, प्लांट की ग्रोथ कराना। किसको? प्लांट की। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये उस प्लांट की गर्थ बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है, प्लांट की चौड़ाई। मतलब जैसे कि देखो, ये देखो, ये है एक प्लांट की लकड़ी। जब ट्री बनता है कोई प्लांट, प्लांट ट्री बनता है यानी बूढ़ा होता है, उस टाइम पे अगर तुम देखो स्टेम होती है, नॉर्मली प्लांट की स्टेम होती है पतली सी, लेकिन जब वो ट्री बन जाता है कोई एक बड़ी सी ट्री, तो उसको देखो बहुत ही मोटी मोटी लकड़ी साइड से जो गिर्द बढ़ रही है, यानी कि इसकी ये जो चौड़ाई बढ़ी है, एक सेकंड, ये जो इसकी ट्री की जो चौड़ाई बढ़ी है, ये देख रहे हो, ये गिर्द, यही जो बढ़ा रहा है वो कौन सी वो मतलब टिश्यू बढ़ाते हैं प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो कॉर्क है, ध्यान से सुनो, अब ये जो कॉर्क है, ये भी एक प्रोडक्ट है। किसका? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है? इसी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक प्रोडक्ट कॉर्क टिश्यू बना है, यानी इसी टिश्यू से कॉर्क टिश्यू बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको तुम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो, प्लांट की हाइट बढ़ाना, लेंथ बढ़ाना, जो स्टेम बढ़ रही है, ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, वो कहलाती है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। उसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो प्लांट की girth बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना, वो कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। नहीं, कहा जाता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो प्रोडक्ट है वो है कॉर्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। वो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है? वो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है? ये जो है बहुत ही, ये क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्शन कर रहा है। ये हार्ड बना देता है प्लांट की स्टेम को। क्या होता है? हार्ड, टफ एकदम। ठीक है, और ये डेड टिश्यू बन जाता है बाद में आकर, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी बात क्या कर रहा हूँ? ये जो कॉर्क है, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क, इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो सेल्स हैं, जैसे कि मान लो ये एक कॉर्क टिश्यू की सेल है, ये एक कॉर्क टिश्यू की सेल है। तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा पता है? इसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है केमिकल की। ये कुछ इस तरीके की इसके सराउंडिंग में एक केमिकल की लेयर बन रही है, और वो लेयर जो होती है वो किससे मिलके बनती है? वो बनती है सुबेरिन की। वो किसकी बन रही है? एक सुबेरिन की, क्या हो रहा है? सुबेरिन की लेयर बनती है। ठीक है, और वो लेयर जो होती है, वो जो लेयर होती है, वो लेयर जो होती है, एक सेकंड को, सेल्स के सराउंड में बन रही है एक सुबेरिन की लेयर। अब ये लेयर क्या करेगी? ये लेयर बना देती है इस सेल को इम्परवियस, यानी कि इम्परवियस बोले तो इस सेल के सराउंडिंग में पास होने के लिए एयर और वाटर कुछ भी पास नहीं हो सकता। एक ऐसी एक लेयर बन गई उसके सराउंड, ऐसी एक लेयर बन गई, जैसे मान लो ये पानी है, ये बोतल है, इस प्लास्टिक के अंदर कुछ भी नहीं रह सकता। इस प्लास्टिक के अंदर यहाँ से तुम पानी डालोगे, वो भी नहीं जाएगा इसके अंदर। अगर एयर है, वो भी इससे पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की एक ऐसी लेयर बन जाती है इस सेल के सराउंड में, जहां से ना वाटर जा सकता है, ना ही एयर पास हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल ऑफ कॉर्क हैव अ केमिकल, सेल ऑफ कॉर्क, जो कॉर्क की सेल है उसके ऊपर केमिकल कौन सा होता है? वो होता है सुबेरिन का।
वो होता है सुबेरिन का। मैंने तुम्हें पहले बताया कि कॉर्क टिश्यू है क्या? कॉर्क है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कॉर्क टिश्यू बनता कैसे है? वो बनता है लेटरल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम का ही प्रोडक्ट है कॉर्क, ठीक है? और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्लांट को देखोगे, अगर तुम लकड़ी देखोगे इस तरीके की, ये जो है छाल जो बनती है, इसी को ही कॉर्क बोला जाता है। देखो दिखा रहा हूं, ये जो अगर ये मोटी सी जो लेयर दिख रही है, ये है बार्क। ये क्या है? एक बार्क। इसके जो आउटर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, उसे बोला जाता है कॉर्क। उसे क्या बोलते हैं? कॉर्क। और ये जो है एक तरीके से मजबूती दे रहा है, प्लांट को बचा रहा है किसी हर तरीके के प्रोटेक्शन से, कोई भी मतलब कीड़ा मकोड़ा सब चीज से बचा रहा है एक तरीके से, ठीक है? तो देखो, तो ये बचा कौन सा रहा है? कॉर्क टिश्यू। इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट रखा गया है। उसके अंदर जो सेल होती है, वो बहुत ही हार्ड सी एक मोटी सी लेयर बन जाती है। वो एक केमिकल से बनती है। किससे? सुबेरिन नाम के केमिकल से बनती है। इससे होता क्या है? इससे कोई भी एयर पास नहीं हो पाती, कोई वाटर वगैरह कुछ भी पास नहीं हो पाता उस सेल वॉल से। उस सेल वॉल से कुछ भी, सिर्फ सेल वॉल के बाहर लग गई है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा एक चीज बताऊं, ये कॉर्क अगर आपने देखा हो, तो हम क्या करते हैं, जो बिस्की या फिर जो मूवीज वगैरह में देखा हो ना, पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं तो ऐसा करके बोतल जो खोलते हैं, वो बोतल के ढक्कन में ना वो इसी तरीके का कॉर्क का ही यूज किया जाता है, ठीक है? वो उसी चीज से मिलके बनता है वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। क्वेश्चन है द क्यूबर्टल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। क्यूबर्टल एपिथेलियल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। ये बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो मैंने बताया था 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे नंबर पे क्या था? मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ये है हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू के अगर बारे में बताऊं मैं, तो जैसे कि प्रोटेक्टिव लेयर थी प्लांट की, कौन सी? एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एनिमल के अंदर अगर प्रोटेक्टिव लेयर कोई है, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। क्यों? देखो हमारे स्किन किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू से ही जो एपिडर्मिस जो हमारी है, वो किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू ही है जो बनाती है, ठीक है? तो ये क्या कर रही है? बाहर के एयर से, केमिकल से, सारी चीजों से जो बचा रही है, वो हमें स्किन ही तो बचा रही है। तो वो स्किन जो है किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू। इसके कई सारे टाइप हैं। इसके कई सारे टाइप्स हैं, और स्किन के अलावा भी ऑर्गन की जो लेयर होती है, सारी जो बॉडी के अंदर मोस्टली जो लेयरिंग है, मोस्टली जो लेयरिंग या कवरिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। अगर किसी के अंदर बॉडी के अंदर मैं अगर ब्लड वेसल की बात करूं, तो उसकी आउटर लेयर, वो भी कोई भी एक एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। और अगर मैं इंटेस्टाइन की लेयरिंग बात करूं, माउथ की इनर लाइनिंग की बात करूं, वो सारी जो लाइनिंग वगैरह बना रही है, लाइनिंग, कवरिंग, वो सब चीज किससे हो रही है? एपिथेलियल टिश्यू से हो रही है, ठीक है? तो ये क्या कर रही है? ये एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव कवरिंग, या फिर बोले तो लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो जरा एपिथेलियल टिश्यू के टाइप अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो सबसे पहले टाइप होता है, वो है स्क्वेमस एपिथेलियल। सबसे पहले क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियल। इसको बोल सकते हो सिंपल स्क्वेमस बोल सकते हो। और दूसरी चीज आ गई, वो आती है सिंपल क्यूबॉइडल। क्या होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। एक टाइप होता है, उसे बोलते हैं कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार। फिर एक टाइप और होता है, वो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। एक और है जिसे बोलते हैं सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियल, ठीक है? सीलिएटेड एपिथेलियल। तो कुछ इस तरीके से मैंने कितने टाइप्स बता दिए? 1 2 3 4 5। चलो अब इन टिश्यू को थोड़ा इनकी साइज को दिखाता हूं आपको। तो देखो सबसे पहले आती है स्क्वेमस एपिथेलियल। ये है एक्चुअली में आपको टाइल्स की तरह, टाइल्स या फिर फ्लोर पे, कोई फ्लोर है, कोई जमीन का फ्लोर है, उसके ऊपर अगर तुम पतली सी टाइल को बिछा दो ना, कुछ इस तरीके से ही ये सेल्स होती हैं। ये तुम अगर देखोगे ध्यान से, कितनी पतली पतली सेल है, ये देखो, ये कितनी पतली पतली आपको सेल नजर आ रही होगी। दिख रहा है ये? है ना? कितनी पतली पतली सेल है, एकदम जैसे टाइल की फ्लोरिंग लगा दी हो, सरफेस के ऊपर टाइल्स की पतली पतली फ्लोरिंग लगा दी हो। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या होता है? मोस्टली काम होता है, उनका मोस्टली काम होता है एक्सचेंज।
अब यहाँ पे एक्सचेंज ही क्यों करा इन्होंने काम, इनका काम एक्सचेंज का ही क्यों है? अगर कोई एक लेयर पतली सी है, जितनी पतली लेयर होगी, कुछ भी एक्सचेंज करना हुआ, कुछ भी ट्रांसफर कराना हुआ, जैसे मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में से एक घर ये है, एक घर ये है, उनके बीच में दीवार एकदम पतली सी है, तो अगर मैं कुछ भी देखना हुआ, कुछ भी ट्रांसफर करना हुआ, कोई एक्सचेंज करना हुआ, तो वो आसान हो सकता है, वो आसान हो जाता है। इसीलिए स्क्वैमस एपिथेलियल का काम क्या होता है? मोस्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह का, ठीक है। और वहीं दूसरे नंबर पर आती है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल। एक हो गई क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर एक और होती है हमारी, ये है कॉलमनार एपिथेलियल। देखो, तो जो क्यूबॉइडल, सबसे पहले क्यूबॉइडल की बात करते हैं। अगर तुम देखोगे जो क्यूब की शेप में एकदम इक्वल, इक्वल ब्रेथ, इक्वल हाइट, इनकी अगर तुम विड्थ देखोगे, हाइट देखोगे, तो बिल्कुल इक्वल सी, एकदम स्क्वायर शेप में। कैसी हैं? स्क्वायर शेप्ड है ये, स्क्वायर शेप्ड। अगर सामने से स्क्वायर शेप दिख रहा है, लेकिन है तो 3D में ना, तो 3D में कैसी है? क्यूब की शेप की हो गई, या फिर कैसी हो गई? क्यूब की शेप की। तो स्क्वायर शेप अगर बोलोगे तो ये है एक 2D वे में देख रहे हो, लेकिन होती तो एक 3D मतलब सेल है, तो इसीलिए इसको क्यूब शेप बोलोगे, ज्यादा ज्यादा सही है। क्यूब शेप बोलना ज्यादा सही है, हमें सामने से स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका अगर फंक्शन की अगर भाई मिट जा, भाई मिट जा। इसके अगर फंक्शन की अगर बात करूं, तो इनका मेजर फंक्शन होता है सीक्रेशन का। जब कोई सेल कुछ सीक्रेट कर रही होती है, कोई ग्लैंड कुछ सीक्रेट कर रही है, कहीं से कुछ सीक्रेशन का काम है, तो मेनली क्यूबॉइडल एपिथेलियल का होता है। फिर आती है कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल को अगर देखोगे तो these लंबे लंबे से कॉलम से दिख रहे हैं, इन सेल्स के लंबे लंबे से कॉलम से दिख रहे हैं। और एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पे? नोटिस करने वाली बात क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो नीचे की साइड में, कैसा है? नीचे की साइड में होता है। तो खैर ये इतनी डिटेलिंग में हमें जानने की जरूरत है नहीं, हमें बस केवल इतना समझना है कि कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू किस बॉडी ऑर्गन में मिलता है। यही हमसे पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। अच्छा, एक और बताता हूँ। एक हमने अभी बात करी थी ग्लैंडुलर एपिथेलियल की। तो तुम अगर देखोगे तो जो ग्लैंड्स बनती हैं, अगर एपिथेलियल टिश्यू अगर कोई ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ये देखोगे, ये जो सेल्स हैं, ये ग्लैंड बना रही हैं। क्या बना रही हैं? ग्लैंड। ये म्यूकस की ग्लैंड लग रही है मुझे, ठीक है। ये क्या है? एक कोई ग्लैंड बन रही है, यहाँ से कुछ भी सीक्रेट होगा, इन दोनों को सीक्रेट किया, और उस ग्लैंड से निकल के जाके वो आगे जाके कहीं ब्लड वगैरह में या कहाँ कहीं पे भी अगर उसको सीक्रेट होना होगा, तो इस ग्लैंड से सीक्रेट होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और एक जो रह गया, वो रह गया सीलेटेड एपिथेलियल। तो देखो, अगर मान लो कोई सेल्स है, ये इस तरीके से, ये हैं सेल्स। अगर इन सेल्स में, अगर इन सेल्स की सरफेस पे, सेल्स की सरफेस पे, सेल्स की सरफेस पे, सरफेस यानी कि बाउंड्री पे, उन सेल्स की बाउंड्री पे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको कोई स्ट्रक्चर दिखे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे, ये हेयर जैसा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये देखो। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीलिया। इसे क्या बोलते हैं? सीलिया। अब ये सीलिया क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल्स, ठीक है। इसीलिए इन टिश्यू का नाम पड़ा, इन टिश्यू का नाम पड़ा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसका नाम क्यों पड़ा? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी सरफेस पे, इनकी सेल की सरफेस पे क्या मिल रहा है हमें? सीलिया। अब ये सीलिया क्या भला है, वो मैं बताता हूं। तो देखो, होता क्या है कि जब ऐसे मान लो सेल टिश्यू लग रहा है, अब कोई एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो ये सीलिया क्या करता है? ये हेयर जो है, हेयर हिलते हैं। क्या करते हैं? हेयर लाइक ऐसे करके हिलते हैं, यूं यूं यूं। तो इससे क्या होगा? कोई भी एक पार्टिकल है, अगर मान लो माउथ के अंदर कुछ ऐसा एंटर कर रहा है, और ये टिश्यू है वो चाहता है कि ये पार्टिकल जो है बाहर निकले, ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चलेगा, जिससे होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है ये बाहर निकल जाएगा, ये अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का काम होता है सीलिया का। तो हमने सारे टाइप समझ लिए, सारे टाइप समझ लिए। देखो, तो अब देखो, सबसे पहले जो मेन चीज है वो याद करने वाली, वो यही है। ये टेबल आपको एक तरीके से लर्न करनी है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। चलो, तो याद करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला टाइप है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, जो मैंने बताई थी। थिन होती है सेल्स, फ्लैट सेल होती हैं,
फ्लोर की टाइल्स लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लोर टाइल्स की जैसी दिखती हैं, है ना? है ना? है ना? और मेन काम क्या होता है इनका? एक्सचेंज का। एक्सचेंज जैसे कि डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, कुछ फिल्टर करना हुआ या फिर कुछ डिफ्यूजन, मैंने बताया एक्सचेंज होना। तो एक्सचेंज किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से ही तो कोई एयर की गैसेस वगैरह एक्सचेंज हो पाती हैं, है ना? तो वो सारे मेन फंक्शन इसके क्या है? मेन फंक्शन। अगर लोकेशन की बात करी जाए तो अब सोचो कि एक्सचेंज होता कहाँ है? इसको तुम याद अगर रटोगे ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्विलाई में या यहाँ पे, तो तुम करोगे कंफ्यूज, भूल जाओगे। इससे अच्छा तरीका याद करने का पता है क्या है? वो ये है कि आप इसका फंक्शन समझो। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन या फिर फिल्ट्रेशन। अब सोचो दिमाग से, अब सोचो लाइव प्रोसेस जो चैप्टर तुमने पढ़ा है, क्या सोचो कि ये डिफ्यूजन होता कहाँ कहाँ पे है? ये फिल्ट्रेशन आखिर कहाँ कहाँ होता है? तुमने अगर लाइव प्रोसेस ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि देखो क्या कहते हैं, ब्रीथिंग के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है, किसमें? किसमें? एल्वियोलाई के अंदर होता है ना। एल्वियोलाई में जो हमारा ब्रोंकाई है, उसका एल्वियोलाई जो आता है, वहां पे जो ब्लड वेसल होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, उनके और एल्वियोलाई के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। वहां पे होता है डिफ्यूजन। कहाँ पर हुआ? एल्वियोलाई में। समझ में आ गया? दूसरी जगह अगर तुम फिल्ट्रेशन की अगर बात सोचो, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? वो होता है ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे? एक्सक्रीशन में। जब एक्सक्रीशन होता है किडनी के अंदर, वहां पे हमने बोला बोमेंस कैप्सूल, और जो और क्या पढ़ा था? ग्लोमेरुलस। तो वहां पे जो कैपिलरीज हैं, वहां पे कुछ ही फिल्टर जो होता है ब्लड, वहां भी एक जगह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर तुमने फंक्शन समझे, अब तुम देखो एग्जाम्पल, लोकेशन, एल्विलाई ऑफ लंग्स, एक हो गया रट लूं एल्विलाई ऑफ लंग्स, एक इस तरीके से रिलेट करूं स्टोरी से। कैसी स्टोरी? कि मुझे पता है इसका काम फिल्ट्रेशन का है, इसका काम डिफ्यूजन का है, और डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होती कहां पे? एल्विलाई में होती है। तो जरूर ये जो है वहां प्रेजेंट होगी, जरूर ये वाला टिश्यू वहां प्रेजेंट होगा। और सेम तरीके से बोमेंस कैप्सूल की बात करी जाती है। बोमेंस कैप्सूल जो कहाँ होता है? किडनी नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। वहां पे एक्सचेंज फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है वहां? ब्लड का फिल्ट्रेशन। फिर ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में भी ये जो है ये वाली लेयरिंग होती है वाली टिश्यू की, जिससे कि अगर ब्लड में होगा, एल्विलाई में होगा, दोनों जगह पतली पतली लेयर है, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला टिश्यू देखो, क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यूबाइडल मैंने बताया था क्यूब शेप होती है। कैसे? क्यूब शेप की। मैंने आपको बताया था इसका मेन जो काम है वो क्या है? सीक्रेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है। कुछ सेल जो सीक्रेट करनी है, कुछ एब्जॉर्ब करना है, वो काम किसका है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल का। ठीक है, तो वो कहां पे मिलेगा आपको? किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड में। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, कोई ग्लैंड है, किसी ग्लैंड है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि एंजाइम रिलीज करने वाली है ना, उसके पास कोई डक्ट होगी। डक्ट क्या होता है? जहां पे टेम्पररी एंजाइम को स्टोर किया जाता है। तो वो डक्ट जो है वो सीक्रेट ही तो करेगी, वो एंजाइम को रिलीज करेगी, एंजाइम को रिलीज करेगी। मैंने तुमसे क्या बोला? इसका काम क्या है? सीक्रेशन। इसका काम क्या है? सीक्रेशन। तो अब याद रहेगा सीक्रेशन कहाँ हो सकता है? किसी जो भी ग्लैंड होगी उसकी डक्ट में ही तो सीक्रेशन होगा। उसकी जो डक्ट है वही तो सीक्रेट करेगी एंजाइम को। याद हो गया? किडनी की ट्यूब्यूल्स में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, किडनी के ट्यूब्यूल्स बोले तो जो पीसीटी या फिर डीसीटी वगैरह होता है, वहां से कुछ भी हमें वापस लेना होता है, सीक्रेशन कराना होता है, तो वहां पे भी इसका काम होता है। तो एक याद रख लेना, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्या मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल। फिर आती है कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल में होता है टॉल पिलर लाइक सेल जो होती हैं वो होती हैं कॉलमनर। इनका काम मेजर एब्जॉर्प्शन का होता है एंड सीक्रेशन का भी होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है मोस्टली? एब्जॉर्प्शन जो हमने फूड खाया, स्टमक के अंदर कुछ को एब्जॉर्ब करना हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्ब करना हुआ, तो उन जगह होता है एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए इसका जो लोकेशन हो जाएगी वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन हो जाएगी। फिर आती है सीलेटेड एपिथेलियल। सीलेटेड एपिथेलियल मैंने बताया था आपको, सीलेटेड एपिथेलियल बताया था। उसका सीलिया होता है इसकी सरफेस पे। उसका काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अगर बैक्टीरिया है, हार्मफुल कोई चीज़ है जो बॉडी के अंदर नहीं जानी है। अब मान लो हमारे कहीं पे ईसोफेगस है, हम कहीं पे ऐसा जगह हम सांस ले रहे हैं, मतलब हवा इस समझते हैं, सांस ली, एयर में बहुत ही बेकार बेकार पार्टिकल भी होते हैं, है ना, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो अब जैसे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अंदर एयर पास होती हुई जाती है, तो वहां पे उनकी सेल्स पे लग रहा होता है सीलिया। वो सीलिया किस में मदद करेगा? जैसे ये है ट्रैकिया, इस ट्रैकिया में यहाँ से एयर आ रही है,
ठीक है, और यहाँ पे सेल्स लग रही हैं, कुछ यहाँ पे सेल्स लग रही हैं, और उनकी सेल्स में मिल रहा है सीलिया। सीलिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, है ना, हेयर लाइक। तो वो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेगा। सीलिया क्या कर लेगा, ट्रैप, और उनको वापस भेजेगा, उनको वापस भेजेगा, ये रोक लेगा कि भाई तुम नहीं जा सकते अंदर, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है उसको काम कराता है क्या, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका काम कहाँ पे होगा, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ओविडक्ट्स के अंदर। ओविडक्ट के अंदर होता है रिप्रोडक्शन के अंदर काम, वहाँ पे एग को पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलिया का काम क्या है, सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, सिंपली जो एंजाइम्स वगैरह होता है रिलीज करना होता है, एंजाइम का सीक्रेशन, हार्मोन का सीक्रेशन। तो ये कहाँ मिलेगा, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट, जहाँ भी ग्लैंड होगी वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा। ठीक है, फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, अच्छा ये बताना भूल गया था क्या। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर, इसका मतलब होता है लेयरिंग। अभी तक हमने मतलब सिंगल सेल्स है ना, सिंगल एक फ्लोर एक एक। अब सेल के ऊपर सेल हो, सेल के ऊपर सेल हो, वो एक लेयर बन जाती है टिश्यू की। उस टिश्यू में सेल्स की लेयर बनती है, उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। तो सेल्स कैसी होती हैं, लेयर्स में अरेंज होती हैं। किस में होती हैं, लेयर्स में अरेंज होती हैं। तो इसका काम मोस्टली है प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टियर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टियर, जो हम हाथ घिस रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे स्किन रब हो गई तो उसकी ऊपर की सेल हट जाती है, नीचे की सेल, लेयर कई सारी सेल्स हैं, तो नीचे वाली सेल्स जो है फिर डिवाइड करके नई सेल्स बना देती हैं। इसीलिए वियर एंड टियर जहाँ हो रहा है वहाँ पे जो है ये वाली सेल्स मिलेंगी। जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। तो क्यूबॉइडल की मैंने बात कर रहे हैं, तो क्यूबॉइडल के अंदर आपको क्या पता है, क्यूबॉइडल का काम क्या होता है, सीक्रेशन का काम होता है। किसका, सीक्रेशन का। तो अब बताओ, ईसोफेगस में सीक्रेशन होगा, इंटेस्टाइन में होगा, स्किन में होगा, या किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा। किस में होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर सीक्रेशन होगा। और इसका अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं ना। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, लेंटिसल्स आर प्रेजेंट ऑन। अच्छा देखो, ये देखो, जानते हो मैंने तुम्हें कॉर्क की बात करी थी, कॉर्क सेल्स की बात करी थी। मैंने बोला था कॉर्क टिश्यू के अंदर क्या होता है, कि कॉर्क टिश्यू के अंदर क्या होता है, सुबेरिन नाम की लेयर होती है उन सेल्स के अंदर, है ना। सेल्स की सेल वॉल जो होती है उसके सराउंडिंग में एक लेयर होती है जो क्या करती है, सुबेरिन नाम की होती है, सुबेरिन केमिकल से मिलकर बनती है। उससे क्या होता है, वो सेल वॉल जो होती है इम्परवियस हो जाती है, यानी कि वो कुछ भी पास नहीं होने देती। ये एक तरीके दीवार बन जाती है कि नहीं, मैं एयर वाटर कुछ भी अंदर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो उसलिए अब हमें अगर एयर की जरूरत है, अगर एयर की जरूरत है तो उसके लिए प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, उसके लिए प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स क्या करते हैं, एयर का पासेज करा पाते हैं, एयर का पासेज करा पाते हैं। देखो ये है एक प्लांट, ये ट्री, उस ट्री में अगर तुम देखोगे ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये जो आई शेप जैसा दिख रहा है ना, आंख जैसा, इन्हीं को बोला जाता है लेंटिसेल्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, लेंटिसेल्स। तो ये क्यों प्रेजेंट है, ये इसीलिए प्रेजेंट है कि ये क्या करा पाए, एयर एक्सचेंज। क्या करा पाते हैं ये, एयर एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका काम समझ में आ गया, इनका काम समझ में आ गया। तो अब तुम सोचो ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, ये कौन से वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे ना जिनकी स्टेम जो है हार्ड हो, वुड हो। ऐसा तो है नहीं जो यंग स्टेम है वहां प्रेजेंट हो, वहां जरूरत क्या होगी, वहां तो जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो ऐसी कोई लेयर बनी नहीं रही है कॉर्क सेल की जो एयर और वाटर को पास ना होने दे। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, ऐसी स्टेम्स जो हार्ड हो, या फिर वुडी प्लांट जो होते हैं जिनके पास लकड़ी बन जाती है ट्री वाला, उनमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच प्लांट सेल अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो देखो हमने बात करी थी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हमने बोला था पर सिंपल परमानेंट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। तो वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको दो टाइप मिले थे, हमने बताया था एक जाइलम, एक बताया था फ्लोएम। हमने बोला था जो फूड ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम कराएगा, जाइलम क्या कराएगा, ये कराएगा वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये क्या कराएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, या फिर मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। जो वाटर मिनरल्स है इन दोनों का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू कराते हैं, है ना। अब पूछ रहे हैं कि विच प्लांट सेल, कौन सी प्लांट सेल है जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराती है।
तो प्लांट सेल कौन सी होंगी? बेसिकली जो जाइलम टिश्यू को बना रही होंगी। जो सेल जाइलम टिश्यू को बना रही होंगी वही तो आखिर में वाटर ट्रांसपोर्ट या मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराएंगी। तो जाइलम टिश्यू की सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जाइलम के अंदर आपको 4 टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि फ्लोएम में थे। फ्लोएम में 4 कौन कौन से? जल्दी बोलो फटाफट। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फाइबर। अब जाइलम के अंदर क्या मिलेंगे तुम्हें? एक मिलेगा ट्रैकिया, एक मिलेगा ट्रैकियार्ड्स, एक बोलते हैं ट्रैकियार्ड्स। फिर तुम्हें मिलते हैं यहाँ पे वेजल्स, ट्रैकियार्ड्स, वेजल्स, और मिलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम फाइबर। जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा था वैसे यहाँ पे एक जाइलम पैरेन्काइमा है। ये भी पैरेन्काइमा की सेल्स हैं। पैरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो वाली सेल्स, ठीक है, बट ये यहाँ पे जाइलम के साथ भी होती हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स की सेल्स हो गई। तो अब जो मेजर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका काम तो फूड स्टोरेज का है। इनका काम क्या है? फूड स्टोरेज, ठीक है। और ये वही जाइलम फाइबर क्या करेंगी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगी, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वहीं अगर ट्रैकियार्ड और वेसल की बात करें तो ये दोनों मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करेंगी। तो इसीलिए जो आंसर होगा कि कौन सी प्लांट सेल है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स में काम करती है वर्टिकली, यानी ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो कौन सी हो गई? ट्रैकियार्ड्स एंड वेजल्स, ठीक है। और वैसे भी तुम इनको तुम्हें इतना भी नहीं भी पता होगा ना, तुम वैसे भी कर लोगे। कैसे? क्यों कर लोगे? तो तुम्हें लग रहा है कंपेनियन सेल्स, तुम्हें पता है कंपेनियन सेल्स तो फ्लोएम की होती हैं। अब फ्लोएम की सेल्स तुम्हें पता है कि वो फूड ट्रांसपोर्ट में होंगी, वाटर ट्रांसपोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत कर दोगे। सेम तुम सी ऑप्शन कर दोगे, कंपेनियन सेल्स कर दोगे ना। और सीप सेल्स ये तो जिम्नोस्पर्म के अंदर होती हैं, जिम्नोस्पर्म वो भी फ्लोएम के अंदर, वो भी फ्लोएम टिश्यू में ही होती हैं, तो इसीलिए इनका भी काम वाटर से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर है क्वेश्चन, सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन। हमने इतनी देर कहानी बात करी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, अब बात कर रहे हैं सीलेटेड कॉलमनार। तो दो सीलेटेड टिश्यू क्या था? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। मेन काम क्या था? सॉरी, सीलेटेड का काम क्या था? सब्सटेंस को मूव कराना, ठीक है। और ठीक है, किसका काम था? सब्सटेंस को मूव कराना। तो सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल जो है बेसिकली क्या होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि जो रेस्पिरेशन के लिए ट्रैक है, जैसे ट्रैकिया, रेस्पिरेशन ट्रैक क्या? ट्रैकिया, वहां पे क्या है? सीलेटेड वाली कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और वो काम क्या करेंगी? मैंने क्या बताया था आपको, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी हार्मफुल है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, उनको जो है बाहर निकालने के लिए कुछ इस तरीके चलेगी, है ना। जैसे सेल्स ये थी हमारे पास, यहाँ पे सीलिया लग रहा है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी चीज अगर यहाँ पे आ रही है तो उसको जो है वो ऐसे चल चल के ऐसे रोक के बाहर को बाहर फेंकेंगे, उसको रोकेंगे, अंदर नहीं जाने देंगी, ठीक है। उनका ये फंक्शन था। प्रेजेंट कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर। अब तुम बोलोगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर विच हैव कोल्ड ब्लड। बहुत ही होशियार हैं आप बहुत ही होशियार हैं। आपकी रैंक 1 आने वाली है 11th एंट्रेंस के अंदर है ना, ठीक है। तो ये कभी ये वाली जो बेवकूफ़ी है ये मत करना। कोल्ड ब्लड एनिमल्स मतलब ये नहीं कि कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है। और बताता हूँ, एनिमल्स जो है 2 टाइप के हैं। एक है कोल्ड ब्लडेड और दूसरे को बोला जाता है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, दूसरे को क्या बोलते हैं हम? वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड में बताओ, हम वार्म ब्लडेड हैं कि कोल्ड ब्लडेड? हम भी तो एनिमल है ना, तो हम जो है वार्म ब्लडेड हैं। हम क्या है? वार्म ब्लडेड। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, कितना? अराउंड 37.8 डिग्री सेल्सियस जो है हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर रहता है, इतना तो रहता ही है। अब होता क्या है, चाहे बाहर सर्दी हो, चाहे बाहर गर्मी पड़े, गर्मी चाहे 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, चाहे सर्दी जो है सर्दी के मौसम में 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, बाहर का एनवायरनमेंट का 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, लेकिन बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है 37 डिग्री 38 डिग्री उसके बीच में ही मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी जो है वो क्या कर पाते हैं, जो फिर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपनी इंटरनल बॉडी का जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। किसको क्या कर पाते हैं? मेंटेन, अपने अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं
मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे ध्यान ना देते, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा भी हो, हम अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, हमारा इतना ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसमें मेजरली मैमल्स आते हैं, ठीक है। जैसे जो डॉग्स वगैरह ये सारे जो हो गए, ये सब कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वहीं अगर कोल्ड ब्लडेड की बात करी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। ठीक है, तो कांट रेगुलेट या फिर मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि जो हु कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, नो, हु कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट जो नहीं कर पाए उन्हें क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपको हो जाएगा फिशेस, ठीक है। चलिए भाई, इन प्लांट्स वाटर इज कंडक्टेड थ्रू, ये नहीं बता पाओगे क्या, सीप सेल्स, कंपनी सेल्स, ये तो देखो फ्लोएम का पार्ट है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, है ना। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वेजल एलिमेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वेजल एलिमेंट्स, ए भाई क्या हो रहा है, वेजल एलिमेंट जो है, ए क्या हो रहा है, वेजल एलिमेंट क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अब हम जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, मैंने कहा चिल्ला चिल्ला के बताया था जब मसल्स की बात कर रहा था, स्केलेटल, और दूसरी कौन सी बताई थी, कार्डियक, तीसरी कौन सी थी, स्मूथ। मैंने बोला हार्ट की जो होती हैं वो कार्डियक होती हैं, और उनकी मसल्स कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस वाली, प्लस ब्रांच्ड होती हैं। तो तीन चार चीजें आपको इसमें याद जरूर रखनी है। देखो, ये हो गई कार्डियक मसल्स, इसमें अगर आप देखोगे तो सिंगल न्यूक्लियस है बट ब्रांच्ड है, कैसी है, ब्रांच, यानी एक से ज्यादा सेल्स जो है मतलब डिवाइडेड हो रखी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आपसे कि दो तीन चीज आप याद रखो इसमें, क्या याद रखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्केलेटल, यहाँ पे लिखता हूँ कार्डियक, और एक लिखता हूँ यहाँ पे स्मूथ, ठीक है। ये तीन टाइप की मसल्स हैं, ये आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है क्या 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 क्या, एक है स्ट्रिएशन, यहाँ पे स्ट्रिएशन मिलता है, यानी कि जो डार्क और लाइट बैंड है वो यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी स्ट्रिएशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे नो स्ट्रिएशन, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड, और सेम यूनी न्यूक्लिएटेड ये है, ठीक है। और देखोगे ये है वॉलेंट्री मसल, ये कैसी है, वॉलेंट्री, और ये कैसी है, इनवॉलेंट्री, और सेम इनवॉलेंट्री ये है, ठीक है। और एक चीज बता दूं आपको मैं, और हाँ, दे मतलब ये थकती नहीं है, तो डू नॉट, थकने की इंग्लिश क्या हो, हिंदी क्या हो, इंग्लिश क्या होगी, थकती नहीं है तो टायर, डू नॉट टायर, मतलब ये कंटिन्यूसली चलती, जब से इंसान क्या कहते हैं, जब जीवन जन्म हुआ हमारा, हार्ट कभी रुका है आपका, हार्ट की मसल्स कभी रुकी हैं, तो दे डू नॉट टायर। एक बार को हाथ ऐसे करते करते, अरे मेरे हाथ में दर्द हो गया, अरे मेरे हाथ मसल्स में लैक्टिक एसिड बन गया, तो हम कह रहे हो रुक जाओ, ये रुक जा, है ना, रुक जा, आप थक चुके हो। तो यहाँ पे डू नॉट टायर कौन सी, कार्डियक, बट दे गेट टायर्ड, ये थक जाती हैं। तो ऐसे तीन चार डिफरेंस हैं जो आपको याद ही रखने हैं, जैसे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियर मसल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक किसका, हार्ट मसल्स का, ठीक है जी, हो गया आंसर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो मैंने तीन टाइप के टिश्यू बात करी थी, सिंपल परमानेंट में तीन टाइप के टिश्यू थे, ठीक है। कौन कौन से थे, पेरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था, और एक था स्क्लेरेन्काइमा। इसमें भी मैं चाहता हूं तीन चीज आप याद रखो, केवल तीन चार चीज याद रखो, आपका काम खत्म हो जाएगा। काम क्या क्या चीज याद क्या क्या करना है इसमें, देखो ये लिविंग है, इसमें सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग, यहाँ पे भी सेल्स लिविंग होती हैं, और यहाँ पे सेल डेड होती है, ठीक है। देखो ये जो है थिन वॉल्ड है, जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो थिन वॉल्ड है,
और कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है ये भी थिन वॉल्ड है, ये भी थिन वॉल्ड है, बट डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ किसका, किसका डिपोजिशन होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज का एट द कॉर्नर्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है टिश्यू की सेल्स, ठीक है, ये है टिश्यू की सेल्स, बट है क्या एक्चुअली में, इस तरीके से टिश्यू की सेल है, बट है क्या, ये कॉर्नर्स जो है, जैसे कि ये कॉर्नर, यहाँ पे कुछ डिपोजिटेड है, इधर डिपोजिशन है, ये किसमें मिलता है, कॉलेनकाइमा के अंदर, किसमें मिलता है, कॉलेनकाइमा के अंदर, ये न्यूक्लियस का, ठीक है, तो याद रखोगे, चलो। और यहाँ पे क्या है, इधर अगर इसकी बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, ध्यान सुनो, तो यहाँ पे होती है थिक सेल वॉल, और इस पे डिपोजिशन होता है लिग्निन का, लिग्निन का याद रखना बहुत जरूरी है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर उसकी सेल वॉल थिक है और उस पर डिपोजिशन है लिग्निन का, लिग्निन नाम का एक केमिकल है जो उसको हार्ड बना रहा है, उसको क्या बना रहा है, हार्ड। और जो टिश्यू है वो क्या, सॉरी जो प्लांट है उसको क्या देता है, ये इसको देता है मैकेनिकल सपोर्ट। अरे भाई क्या हो रहा है यार, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और क्या चीज है, और क्या चीज है, और कुछ अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है, द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, द प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, स्क्लेरेनकाइमा, क्या, स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा देखो, और ये हाँ याद आ गया, तो कॉलेनकाइमा में क्या होता है, ये टिश्यू को इलास्टिसिटी जो दी जाती है, इलास्टिसिटी जो दी जाती है, वो जो है टिश्यू के अंदर, सॉरी प्लांट को, जैसे जो स्टेम है उसको खिंचाव जो मिल रहा है, उसको इलास्टिसिटी दी जाती है, वो देती है कॉलेनकाइमा टिश्यू, वो क्या देता है, कॉलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो अगर कॉलेनकाइमा की बात कब आएगी, जब इलास्टिसिटी की बात आएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये है थिकेंड कॉर्नर्स, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेल वॉल है, एक सेकंड, ये सेल वॉल है इसकी, ये सेल वॉल है, यहाँ पे आपको थिकनिंग जो मिल रही है कहाँ पे मिल रही है, कॉर्नर्स पे मिल रही है, किधर मिल रही है, कॉर्नर्स पे। इन्हें बोलते हैं हम कौन से टिश्यू, इन्हें बोलते हैं हम कॉलेनकाइमा। वहां तुम दूसरी तरफ देखोगे, ये है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के अंदर अगर आपको दिखेगा थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखेगा, इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखेगा, और कुछ इस तरीके से आपको इर्रेगुलर शेप की जो है सेल्स मिलती हैं पेरेनकाइमा, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का होता है, इनका काम मेनली स्टोरेज का होता है। चलिए भाई चलिए आगे चलते हैं, जल्दी 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 फटाफट, है ना, टाइम हो रहा बहुत। फिर क्या, विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में कौन सा होगा। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था प्लांट में दो तरह के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो जो ग्रोइंग पार्ट है, जो प्लांट को ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, ग्रोथ करा रहा है, वो है मेरिस्टेमेटिक। अब ग्रोथ होगी कैसे, प्लांट या तो ग्रो करे, डिवाइड करे, अगर सेल्स डिवाइड होंगी तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। तो वो ग्रोइंग के लिए डिवाइडिंग जो सेल्स है वो कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सिंपल परमानेंट था, एक कॉम्प्लेक्स था, सिंपल परमानेंट था, एक कॉम्प्लेक्स था। सिंपल कौन सा, इसमें एक ही टाइप की सेल्स थी, कॉम्प्लेक्स कौन सा था, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो वो कौन कौन सी थी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। द elongated लिविंग प्लांट सेल विद irregularly thickened cell wall, देखो हमने पहले अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या, irregular thickened wall, इरेगुलरली जो सेल की थिक है, यानी देखो सेल की जो सेल वॉल है वो इरेगुलरली थिक है। देखो ये देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो थिन है, थिन है, फिर यहाँ पे थिक हो गई सेल, फिर यहाँ पे थिन थिन, फिर यहाँ पे थिक सेल वॉल हो गई। जो इरेगुलरली सेल वॉल थिक है, आपको मैंने पहले ही बताया था ये कौन सी टिश्यू होते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो कौन से टिश्यू होते हैं, कॉलेनकाइमा वाले टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, कॉलेनकाइमा वाले टिश्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉलेनकाइमा। द elongated लिविंग प्लांट सेल वॉल विद irregularly, और देखो लिविंग भी लिख रहा है, लिविंग भी लिख रहा है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं लगा सकते, स्क्लेरेनकाइमा नहीं लगा सकते, वो कैसी होती हैं, डेड सेल होती हैं। चलिए भाई, यूसोफिल्स एंड बेसोफिल सेल्स आर फाउंड इन, चलो इसकी बात करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने बोले थे चार टाइप्स के टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, करेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो है, जो ईओसिनोफिल्स और जो बेसोफिल्स की बात हो रही है, ये सब जो है हमारा किसका पार्ट है,
कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू को मैं लिखते हैं सीटी। क्या लिखते हैं? सीटी, सीटी, सीटी। क्या लिखा? सीटी। ठीक है? तो सीटी की बात करूं मैं, तो सीटी जो है, एक है सीटी प्रॉपर। सीटी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या है? सीटी प्रॉपर। ठीक है जी? और दूसरा तुम देखोगे, एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक है सपोर्टिव वाला, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 टाइप के टिश्यू हैं कनेक्टिव। सीटी यानी सीटी प्रॉपर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? चलिए भाई, अब एक बात बताता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको मिलता है ग्राउंड सब्सटेंस, या बोले तो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, इसके लिए मैं समझाता हूँ। देखो ये एग्जांपल से, ये देखो, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रही हूँ देखने में। तो देखने में तो मजा आ गया भाई। क्या मीठा लेके आए हो सर आप? मीठा क्या है ये? पीनट वाली गजक है ना, जिसमें एक गजक होती है, इसमें पीनट्स होते हैं बीच में। अगर तुम ध्यान से देखो, ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है यहाँ पे जैगरी। जैगरी बोले तो गुड़। गुड़ जो मिलता था, मैडम गुड़ देती थी इस समय स्कूल में, है ना? तो वो जो गुड़ है या जैगरी है, उसको पहले करते थे बॉईल। तो यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस क्या है ना, गुड़। उसमें ऊपर से डाल दी जा रही है कुछ मूंगफली। तो इसी तरीके का टिश्यू जिसमें कुछ लिक्विड सा या हार्ड सा एक ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स है, उसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे टिश्यू के अंदर। और उसमें होंगी कुछ सेल्स, उसके अंदर होंगी कुछ सेल्स पड़ी हुई। ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जिसमें एक ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड मतलब मैट्रिक्स होगा, ग्राउंड सब्सटेंस, और उसमें कुछ सेल्स होंगी उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की बात करी जाए, तो मैट्रिक्स की बात अगर करी जाए, तो यहाँ पे होता है मैट्रिक्स कैसा हमारा? एकदम 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 लिक्विड मैट्रिक्स, या फिर बोले तो लिक्विड जैसा मैट्रिक्स होता है। ठीक है? सॉफ्ट बोल सकते हो। और यहाँ पे जो सपोर्टिव में होता है रिजिड मैट्रिक्स। रिजिड मतलब टफ, टफ या फिर हार्ड। और यहाँ पे होता है लेस रिजिड, मतलब इसके कंपेरिजन में कम रिजिड होता है। अब जैसे जो गजक थी आपने जो देखी, उसका मैट्रिक्स कैसा था? एकदम हार्ड, टफ सा। ठीक है? मतलब मैट्रिक्स मतलब सूखा था एकदम। और वहीं अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे ब्लड की बात करूं, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका मैट्रिक्स पता है क्या? प्लाज्मा। यानी कि अगर मैं सेल्स के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स हैं उसको निकाल दूं, जो लिक्विड सा पार्ट है वो उसका मैट्रिक्स है। क्या है? उसका मैट्रिक्स है। ठीक है? तो वो मैट्रिक्स कैसा? लिक्विड है। ठीक है? और जैसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, इसके टाइप्स की बात करता हूं पहले। इसके टाइप्स की बात करते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हैं। एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। अब ये जो बोन या कार्टिलेज की जब तुम देखो, हड्डी जो होती है उसमें सेल्स भी होती हैं। हड्डी में सेल्स भी होती हैं। लगता नहीं अरे ये तो नॉन डेड सा कुछ मैटर है, नहीं, वो लिविंग मैटर है। उसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो है वो हार्ड है, बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स है। उसके संग में उसमें मिलेंगी सेल्स। ठीक है? सेम कार्टिलेज में होता है। वहीं दूसरी तरफ आता है कार्ट सीटी प्रॉपर। सीटी प्रॉपर यानी कि लेस रिजिड मैट्रिक्स होता है। ये 3 टाइप के टिश्यू हैं। यहाँ पे भी 3 मिलते हैं। एक होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे नंबर पे आता है टेंडन एंड लिगामेंट। भाई थोड़ा सा अगर लग रहा है कि ओवरबर्डन हो गया है, फिर कोई बात नहीं भाई। अगर हम लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एएमयू हमें फोड़ना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। और एएमयू के स्कूल जो है और नॉर्मल स्कूल में फर्क है ना। अगर कोई चीज अच्छी चाहिए, तुम्हें कुछ चीज अच्छी अचीव करनी है, तो तुम्हें थोड़ा टाइम, थोड़ा मेहनत, थोड़ा और लोगों से जो अनसिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे सिलेक्टेड बनने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए थोड़ी चीज हमें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे से रिटेन करना पड़ेगा। फिर भी मैं तुम्हें रिपीट बता रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के, प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है? फ्लूइड में आते हैं ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा सपोर्टिव में कौन से होते थे? बोन एंड कार्टिलेज। और प्रॉपर के अंदर एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड टेंडन लिगामेंट। सबके बारे में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। हमसे पूछा गया है ईसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, तो ये ब्लड का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। तो जो ब्लड जो है उसके अंदर हमें मिलती हैं 2 चीज। एक होता है प्लाज्मा, जो अपना ब्लड है ना उसमें एक है प्लाज्मा, और दूसरी होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब देखो,
लिक्विड, एक है लिक्विड वाला पार्ट जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, एक है सॉलिड पार्ट, एक है सॉलिड पार्ट ब्लड के अंदर। ब्लड को एकदम छानो, चाय छानी, चाय छानोगे उसमें एक रहती है पत्ती ऊपर और नीचे लिक्विड आ जाता है। तो जो लिक्विड है, जो चाय है, वो है प्लाज्मा, और जो पत्ती जो रह गई ऊपर वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और कुछ चीजें प्लाज्मा के अंदर होती हैं घुली हुई ऑलरेडी, जैसे कि अदरक, चीनी, वो सब घुली हुई है। वो क्या है? घुली हुई। तो प्लाज्मा की अगर बात आगे करी जाएगी तो उसमें प्रोटीन भी मिलेगा। एक सेकंड, इसमें नहीं आएगा प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएगा, है ना। खैर वो सारी चीज बाद में, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बात करता हूँ जरा, तो इसमें तुम्हें मिलती हैं एक तो आरबीसीज, एक होती हैं डब्ल्यूबीसीज, एक होती हैं प्लेटलेट्स। ये तीन चीज आपको ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये इसीलिए बता रहा हूं, दूसरे नाम पेपर में आरबीसी लिखा हुआ नहीं आ सकता, हो सकता है अर्थ्रोसाइट लिखा हुआ है, तो तुम कंफ्यूज ना हो। प्लेटलेट्स क्या है? इसे बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। इसे क्या बोलते हैं गुरु? इसे बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। अब तीन टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको पता चल गए। तीन टाइप्स के फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के अंदर मिलते हैं, पता चल गए। अभी तक मैंने ईसोनोफिल्स और बेसोफिल्स की बात नहीं करी। ये क्या है भाई? ये अभी तक हमने बात नहीं करी। तो देखो, आरबीसी पहले, सबसे पहले बताऊं आरबीसी का काम क्या है। ये रेड कलर देता है। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। आरबीसी सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ना। तो ये है आरबीसी, इसके पास है एचबी नाम से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? O2 को कैप्चर करेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन का पासेज हो रहा है, जो ब्लड लेके जा रहा है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहीं तो अटैच होगा। वो उस आरबीसी के ऊपर एचबी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उस पे जाके रुक जाता है। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट, उस पे जाके स्टिक कर जाता है, और वो ब्लड जहां जहां जाता है वहां वहां ऑक्सीजन हमारा पास हो पाता है। तो इसका काम समझ में आ गया, आरबीसी काम समझ में आ गया। अब आती है बात डब्ल्यूबीसी की। जो हमें बीमार हो रहे हैं, हम जो बीमारी से लड़ते हैं, वो जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो डब्ल्यूबीसी बनाता है। ये है इम्यून सेल। इम्यून सेल ये एक तरीके से फाइट करती हैं। इनको तुम सोल्जर बोल सकते हो। हमारे सेल, इंडियन प्राउड आर्मी, तो इनकी जो हमारी सेल जो है, हमारी बॉडी है, उसमें जो इंडियन प्राउड आर्मी है, इनकी जो प्राउड आर्मी है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इंडियन प्राउड आर्मी जो है, याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी क्या? इम्यून सेल्स फाइट करती हैं हमारे अंदर पैथोजन वगैरह से, वो ये, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आती हैं प्लेटलेट्स, जो मैंने अभी बताया था आपको। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये बेचारे मजदूर हैं। ये जो है मजदूर है, मजबूर नहीं, मजदूर। मजदूर क्या करते हैं? आपके दीवार टूट गई घर की, तो आप क्या करोगे? हेलो सर, सर कैसे भी बोलो, मतलब जैसे लेबर लेके आओगे और उसको रिपेयर करेंगे। वो क्या करेंगे? उस दीवार को रिपेयर करेंगे। और सेम तरीके से जब तुम्हारे हाथ में चोट लग जाती है, जब तुम गिर जाते हो साइकिल से, बाइक से, आज के टाइम पर तो बाइक चलाते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन चलाना मत, ठीक है। 18 से कम हो तो 18 से कम हो तो भाई बिल्कुल मत चलाना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, जैसे जो चोट लगी, आप गिर गए, आपके यहाँ पे खून निकलने लगा, आपके यहाँ पे खून निकलने लगा। वो खून क्यों निकलता है? क्योंकि ब्लड वेसल जो होती है हमारी, ब्लड वेसल यानी आर्टरी, बीन्स, इन्हीं में तो ब्लड फ्लो करता है। तो जब वो रैप्चर कर जाती हैं, वो टिश्यू रैप्चर कर जाता है, वो साइड से हट जाता है, तो ब्लड जो है लीक करने लगता है। ब्लड क्या करता है? लीक करने लगता है। जब ब्लड लीक करेगा तो ब्लड फ्लो करने लगेगा हाथ से। अब कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए ब्लड के अंदर या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर, जिससे वो रैप्चरिंग है वो तुरंत रुक जाए, एटलीस्ट टेम्पररी। टेम्पररी तो ब्लड फ्लो करना रुक जाए, वरना तो सारा ब्लड जो है, जो बॉडी के अंदर, वो बाहर आ जाएगा। फिर तो आदमी, थोड़ी सी चोट लगी, क्या हुआ? हल्की चोट लगी और भाई हमारे स्वर्गवास हो गए। तो वो सारी चीज को बचाने के लिए हमारी ब्लड सेल्स के अंदर होती हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करते हैं किसकी? ब्लड वेसल्स की। या फिर जो रप्चरिंग ऑफ टिश्यू है, रप्चरिंग ऑफ टिश्यू, सॉरी, ब्लड वेसल्स, रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको ठीक करते हैं ये, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ लो, इसके आगे अभी बहुत पार्ट है, वो 11th में है, बट अभी इतनी बात समझ लो, ठीक है। अब दूसरी चीज और बता दूं, एक और जो काम की है, जो क्वेश्चन में पूछी जाती है पेपर में, वो ये है कि जो आरबीसी है प्लस प्लेटलेट्स,
इन दोनों के पास, ये दोनों गरीब हैं, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये बेचारे गरीब हैं, इनके पास इनकी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर ऐसा नहीं है कि जन्म से ही नहीं होता, मतलब जैसे जब से ये सेल बनी तब से नहीं। ऐसा होता है कि जब सेल बन जाती हैं, ठीक है, जब मैच्योर होती हैं, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन आरबीसी और प्लेटलेट्स अपने न्यूक्लियस को लूज कर देती हैं, अपने न्यूक्लियस हटा दे सैक्रिफाइस। आरबीसी सैक्रिफाइस क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ले सके, कैप्चर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने न्यूक्लियस को हटा देती है सेल में से, और हीमोग्लोबिन से जो है डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन अटैच होता है और वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना ये चीजें। अब क्वेश्चन क्या था? हाँ, हाँ, अभी क्वेश्चन पे तो आए नहीं, क्वेश्चन आते हैं भाई। तो इम्यून सेल्स जो थी, इम्यून सेल्स जो थी, इसमें अगर इसके भी तो दो डिवीजन है, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, वो सब में चक्कर में मत पड़ो, वो सब चक्कर में मत पड़ो। अभी अभी तुम इतना याद रख लो कि इसी में जो है 3-4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरी सेल्स होती हैं इसके अंदर ईसोनोफिल्स, और तीसरी टाइप की सेल होती हैं इस टिश्यू के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। वो डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सेल होती है? एक होती है ईसोनोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, और चौथी टाइप होती है, इसमें होती है मोनोसाइट्स, एक होती है मोनोसाइट्स, और पांचवी टाइप होती है लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी सेल जो है 5 तरह की हैं। एक न्यूट्रोफिल्स है, ईसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स। ये पांचों सेल के नाम याद कर लेना। कैसे याद कर लेना? पांचों सेल के नाम याद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमसे कि ईसोनोफिल्स और बेसोफिल सेल्स कहां पाई जाती हैं? कार्टिलेज के अंदर, एरोड टिश्यू, एडिपोड टिश्यू, ब्लड के अंदर। अब पता चला ब्लड के अंदर क्यों पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर मिलती है आरबीसी, ब्लड के अंदर मिलती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है ईसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। करेक्ट आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ। तो 16th क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप। हमने मैट्रिक्स की बात करी थी, हमने मैट्रिक्स की बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी? मैट्रिक्स की बात करी थी। तो देखो सबसे पहले बात है कार्टिलेज क्या है। हमने बोन तो हम जानते हैं, बेखौफ तरीके बोलते हैं उसे, मतलब बहुत अच्छे से बोन तो हम जानते हैं। कार्टिलेज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो उसके लिए क्या करो, ये कान जो है ना अपना ये कान पकड़ के खींचो, जरा देखो, ये तुम्हें बोन जैसा सख्त तो दिख नहीं रहा, लेकिन स्किन जैसा नॉर्मल सॉफ्ट भी नहीं है। स्किन देखोगे एकदम सॉफ्ट है, स्किन देखोगे चिमटी काटेगा कोई, एकदम सॉफ्ट है। और दूसरी तरफ अगर तुम अपने कान का ईयर पिन्ना जो देखोगे, ये स्किन जैसा भी नहीं है, बट बोन जैसा भी नहीं है, बोन जैसा भी बहुत हार्ड भी नहीं है, ये एकदम मिडिल वाला लेवल है ना। तो ये जो उसके अंदर इलास्टिसिटी आती है, ये सारी चीज, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से मिलके बना है। और दूसरा एग्जांपल देखूंगा तो मैं नोज का, नोज की बीच वाली लेयर जो ये दिख रही है ना, जो नोस्ट्रिल्स को अलग कर रही है, दोनों नोस्ट्रिल्स को जो बीच में से पार्टीशन बना रही है, वो चीज भी देखोगे तो वहां पे भी तुम्हें क्या मिलेगा? कार्टिलेज मिलेगा। एक और जगह कार्टिलेज मिलता है, वो भी अगर मैं तुम्हें बता दूं, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैकिया, ट्रैकिया पे सी शेप्ड ऐसे करके कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो कार्टिलेज के मिलके बनती है, सी शेप रिंग। तो वहां पे भी ट्रैकिया में भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्टिलेज समझ में आ गया। कार्टिलेज क्या है? बोन जैसे एक बोन है, बोन के जैसे एक पार्ट और होता है एक बॉडी में, वो होता है कार्टिलेज, ठीक है। अब उसका जो ग्राउंड मैट्रिक्स, सॉरी सॉलिड मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स की बात करी थी, हमने मैट्रिक्स कैसे गजक से समझा था, गजक वाले एग्जांपल से। अब वो जो मैट्रिक्स है वो किस चीज के मिलकर बना है? किसका? कार्टिलेज का। ये पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया? कार्टिलेज का सॉलिड मैट्रिक्स किससे मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं बोन का। तो बोन का जो सॉलिड मैट्रिक्स है, क्या सॉलिड मैट्रिक्स, ये मिलके बना है, किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है कैल्शियम से प्लस फास्फोरस से। ये दोनों चीज जो है ये बनाती हैं सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ बोन। तभी तो बोलते हैं कैल्शियम लीजिए हड्डियां मजबूत होंगी गुरु, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि आपकी दूध पिए, मिल्क पीने से क्या होता है? बोन्स स्ट्रांग होती हैं। क्यों? मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम, वो कैल्शियम से क्या होता है? हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी से आएगा बोन्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ये वाली बात, बोन्स स्ट्रांग क्यों होंगे? क्योंकि कैल्शियम हमारे जो बोन से ही मिलकर बनी है, ठीक है। अब बात आती है कार्टिलेज की। तो दूसरी तरफ जो अगर कार्टिलेज अगर तुमसे कोई पूछे, तो इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है,
इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो बनता है किससे? वो किससे मिलके बनता है? ये बनता है प्रोटीन प्लस शुगर। ये किससे मिलके बनेगा? प्रोटीन एंड शुगर। तो इसीलिए इसके पास फॉस्फेट और कैल्शियम नहीं है, जिसके वजह से इतना हार्ड और टफ नहीं होता ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है, एकदम एकदम फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कैल्शियम और नो ब्रो नो, ये वाला प्रोटीन एंड शुगर। सही है भाई, सही है, सही है, पहला ऑप्शन हो गया सही। चले अगले क्वेश्चन, चले अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू इन प्लांट? सिंपल टिश्यू कौन सा नहीं है? ये तो बहुत ही आसान है, बता दोगे। हमने बोला था सिंपल परमानेंट एंड दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में क्या था? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पूछ रहे हैं नॉट अ सिंपल, नॉट अ सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स वाला। तो देखोगे फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? अरे इतना आसान, मसल्स का टिश्यू है ये, मसल्स है। नन ऑफ दीज, ब्लड वाला आंसर हो गया। कुछ समझाना है? नहीं समझाना ना? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? तो देखो मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा था, 3 टाइप के होते थे। 3 टाइप के थे टिश्यू, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, वो टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है प्लांट की बॉडी के अंदर। तो 3 टाइप थे, एक एपिकल था, एक इंटरकैलरी था, एक लेटरल मेरिस्टेम था। तो देखो जरा मेरे भाई, ये है एक प्लांट। ये क्या है? एक प्लांट। इस प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ग्रोइंग पार्ट है, जो शूट है, ये इसका एपिकल पार्ट है। ये क्या है? एपिकल पार्ट। अब जो यहाँ टिश्यू प्रेजेंट है उस मेरिस्टेमेटिक, कौन सा वाला? मेरिस्टेमेटिक। जो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसे मैंने बोल दिया एपिकल मेरिस्टेम। आप जो है चुंगी पे रहते हो तो मैंने बोल दिया चुंगी के हो आप। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल जगह बोल दिया, मैंने कहा आप एपिकल मेरिस्टेम हो। बस रहने की वजह से, आप सरसैयद नगर में रहते हो तो मैं बोल दूंगा कि आप सरसैयद नगर के रहने वाले हो। सेम तरीके से आप अगर यहाँ रहते होगे ऊपर वाली तरफ, इसे मैंने बोला एपिकल मेरिस्टेम हो आप। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी जगह देखो, दूसरी चीज देखो आप जरा। तो देखो एक क्या होता है, देखो ये होता है, देखो जो प्लांट की स्टेम होती है ना, तो ये है प्लांट की स्टेम। तो कोई भी प्लांट की स्टेम होती है, बीच में मिलती हैं कुछ नोड्स, बीच में होती हैं कुछ नोड्स, उन्हें बोला जाता है इंटर नोड्स। एक प्लांट की स्टेम के अंदर आपको मिलती हैं कुछ इस तरीके की इंटर नोड। गन्ना देखा? गन्ना, गन्ना आपको बीच में गांठ सी मिलती है बीच में, वो क्या है? एक्चुअली उसकी इंटर नोड है। वो एक गन्ना क्या है? एक स्टेम होती है, एक्चुअली एक स्टेम है वो, है ना? तो उसकी जो बीच की गांठ होती है उसे बोलते हैं इंटर नोड। तो सेम तरीके से जो इंटर नोड है यहाँ पे ये, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटर नोड की टाइप इस एरिया में, इसे बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसे क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो जरा, अब एक टिश्यू और रह गए, वो थे लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो एक, हाँ इसका एक ये क्या करेगा? एपिकल मेरिस्टेम शूट की ग्रोथ कराएगा, रूट की ग्रोथ कराएगा, वो हो गया एपिकल मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा, यानी कि ये जो है इन दोनों के बीच की लेंथ को बढ़ा देगा, तो वो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बात आती है लेटरल मेरिस्टेम। मैंने बताया था लेटरल मेरिस्टेम से ही कॉर्क बनता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? उसकी गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ा रहा है उस स्टेम की। अभी मान लो इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, इतना चौड़ा, और वो लेटरल मेरिस्टेम अगर ग्रो करेगा तो उसको इतना चौड़ा कर देगा। समझ रहे हो? यहां से यहां हो गया, तो वो जो है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहां पे होगा? तो वो प्रेजेंट होगा, देखो इस तरीके से। जैसे मान लो, ए भाई क्या कर रहे हो यार, चल क्यों नहीं रहा भाई तू? हाँ देखो, तो देखो वो प्रेजेंट होगा इसके इस तरीके से सर्किल में, इस एरिया में। क्या कह रहा हूं मैं? इस स्टेम की सराउंडिंग में, इस स्टेम की सराउंडिंग, सर्कुलर सराउंडिंग में। ठीक है, जैसे ये मान लो एक स्टेम है, तो इसके इस तरीके चारों तरफ कॉर्नर पे दिख रहा है क्या? इसके चारों तरफ कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होगा इस तरीके सर्किल को करेगा, वो होगा लेटरल मेरिस्टेम। इसकी चौड़ाई ये इतना मतलब है ना, इसको एकदम मोटा कर देगा, इसको क्या कर देगा? मोटा कर देगा, वो होगा हमारा लेटरल मेरिस्टेम। और दूसरी चीज,
दूसरी चीज देखो, ये दिख रहा है, ये इसकी चारों तरफ ये दिख रहा है पीला पीला, ये जो है इंटरकेशनल लेटरल मेरिस्टेम है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? लेटरल मेरिस्टेम का ही दूसरा नाम होता है कैम्बियम। इसका दूसरा नाम होता है कैम्बियम। तो इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन था। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? नहीं है तो तुम कंफ्यूज होगे, कैम्बियम में नहीं होता है। तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम तो मैंने कभी सुना ही नहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने 3 पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, इसीलिए कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए आपको मैंने बता दिया कैम्बियम जो है लेटरल मेरिस्टेम को ही बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा पूरा कंटेक्स्ट नहीं दे पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 11th क्लास के अंदर है, जहाँ पे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे ना मेरिस्टेम के अंदर, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, तब थोड़ा तुम बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर होगी। अभी के लिए इतना याद रख लो, कैम्बियम जो है लेटरल मेरिस्टेम को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो कौन सा इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू है, कैम्बियम है, एपिकल मेरिस्टेम है, वेस्कुलर मंडल जो है वो नहीं है। वेस्कुलर मंडल किसे बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। वेस्कुलर मंडल किसे बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन वॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू? थिन वॉल्ड सिंपल परमानेंट कौन सा है? थिन वॉल्ड याद रखना, ये नहीं कह रहे इरेगुलर थिन वॉल्ड नहीं बोल रहे हैं, इरेगुलर थिन वॉल्ड नहीं बोल रहे हैं, और थिक वॉल्ड भी नहीं बोल रहे हैं, लिग्निन की वो भी नहीं बोल रहे हैं कि लिग्निन की लेयरिंग होगी। तो लिग्निन की लेयर किसमें होती है? स्क्लेरेनकाइमा में। थिन वॉल्ड बट इरेगुलरली वॉल्ड जो होती है, जिसकी सेल वॉल कभी पतली कभी मोटी, और जो राउंडेड जगह बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है, वो कौन सी होती थी? कॉलेनकाइमा। और तीसरी जो बची थिन वॉल, वो कैसी थी? पेरेनकाइमा की। किसकी थी? पेरेनकाइमा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी इज? एनिमल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? मैंने तो बताया था, जब एपिथेलियल टिश्यू की स्टार्टिंग करी थी, मैं तभी आपको समझाया था कि प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी बॉडी के लिए है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट जो कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है। चलिए भाई, सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल इज इम्परवियस टू गैसेस, ये हम समझ चुके हैं। जो कॉर्क सेल होती हैं वो गैसेस और वाटर को आने जाने नहीं देती। वो किस लिए, ऐसा क्यों होता है? क्या है ऐसी चीज जो उनकी सेल वॉल पे डिपॉजिट हो गई है, जो इनको आना जाना बंद कर दिया है इनका? वो क्या है? सुबेरिन। वो क्या है? सुबेरिन। चले भाई आगे चले। Which of the epithelium forms the lining of the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग कौन सी सेल बनाती है? कौन सी एपिथेलियल टिश्यू बनाती है? बताओ जरा। अब देखो, इसको ना ऐसे इन क्वेश्चन को कैसे करा करो, सोचो, याद मत करा करो ओ भाई इसका क्या आंसर होगा, ऐसा रटो मत। इसको ना कैसे समझो, ऐसे समझो कि इंटेस्टाइन है, ठीक है? इंटेस्टाइन में काम क्या होता है? इसका काम, इंटेस्टाइन का काम क्या है? एक तो डाइजेशन करना है, और दूसरा काम है इसका मोस्टली एब्जॉर्ब करना। क्या करना है इसको? फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन का काम है। तो अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, उन घोड़ों से पूछो कि बताओ मुझे एपिथेलियल टिश्यू में एब्जॉर्प्शन वाली कौन सी एपिथेलियल टिश्यू थी? कौन सी एपिथेलियल टिश्यू थी जो एब्जॉर्प्शन कराती थी? तो मैंने सबसे पहले तो स्क्वेमस बोला था। स्क्वेमस का काम क्या था? स्क्वेमस का काम है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। मैंने बोला था क्यूबॉइडल, उसका मेनली काम सीक्रेशन का था। तीसरे नंबर पे मैंने बताई थी कॉलमनर एपिथेलियल, उसमें मैंने बोला था आपसे कि वो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन का काम कराती है। जो कॉलम, लंबे लंबे पिलर शेप जो सेल थी, वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल थी, और वो काम कर रही थी एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो अगर सेम चीज का लॉजिक हम यहां लगाएं तो उससे हमारा आंसर क्या आएगा? कॉलमनर एपिथेलियल। करेक्ट, समझ में आ गया? तो देखो, ये है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये है एक्चुअली विलाई। विलाई मैंने कब बताया था? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है किसका? इंटेस्टाइन का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे तुम विलाई में तुम देखोगे इस तरीके की सेल्स ये दिख रही हैं, ये पिलर शेप सेल जो है, ये क्या है एक्चुअली में? कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अ व्हाइट फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन सम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। अब देखो, मैं क्या बताता, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 चीज थी बेसिकली। सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो 3 चीज थी।
सीटी जो है यानी कनेक्टिव टिश्यू, सीटी 3 चीज से मिलकर बना था। मैट्रिक्स, एक थी सेल्स और तीसरी चीज होती है फाइबर्स। मैट्रिक्स को दे रहा है ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है और उनको सपोर्ट करता है मैट्रिक्स को जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मिलती है वो फाइबर से मिलती है। किससे मिलती है? साथ में फाइबर से भी मिलती है। वो फाइबर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब ये फाइबर जो है, ये जो फाइबर है ये दो तरीके का होता है। एक होता है व्हाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। एक होता है व्हाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। ठीक है, चलो अब व्हाइट और येलो फाइबर ये क्या चीज है देखो, दिखाता हूं। देखो देखो ये दिख रहा है, ये इसको यार ये मिटाया नहीं, गलत था ये नहीं मिटाया था मैंने एक्चुअली में। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ध्यान से क्या देखोगे, इस टिश्यू के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तीन चीज दिख रही हैं आपको। ये दिख रहा है एक्चुअली में, ये उस तरीके की फाइबर्स, ये दिख रही है फाइबर्स, ये है फाइबर, ये भी फाइबर है। ये एक पतली पतली व्हाइट फाइबर दिख रही है, येलो फाइबर दिख रही है और बीच में कुछ और सेल्स दिख रही हैं। लिम्फोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, ये सारी सेल्स है। मैक्रोफेजेस सेल्स, ये सारे हमें भी पढ़नी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तुम्हें तीन चार चीज बोलते हैं मैंने, एक मैट्रिक्स, एक फाइबर्स और एक सेल। तो फाइबर जो है हमारा किस तरीके का है? दो तरीके का, एक है येलो और एक है व्हाइट। एक है येलो और एक है व्हाइट। तो जो मेरा व्हाइट फाइबर है, कैसा? व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर किससे मिलके बनता है? यानी कि ये जो है ये है हमारा व्हाइट फाइबर। ये देखो ये भी व्हाइट है, दिख रहा है क्या फोटो में? बहुत कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो ये इस तरह की लाइनिंग सी बन रही है बस केवल, ठीक है। तो ये व्हाइट फाइबर जो मिलके बनता है वो बनता है कोलेजन से। किससे बनता है? कोलेजन। और वहीं दूसरी तरफ अगर येलो फाइबर की बात करी जाए, वो बनता है हमारा किससे? वो किससे बनता है? इलास्टिन से। किससे बनता है? इलास्टिन। नाम से ही इलास्टिन समझ में आ गया होगा कि काम क्या होगा इसका? इलास्टिसिटी देना। और जो कोलेजन है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है एकदम, मतलब स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक प्रोटीन है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है इसको, ठीक है। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाइट फाइब्रस प्रोटीन जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? वो है कोलेजन। क्या है? कोलेजन। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which among these tissues provide the tensile strength, elasticity and mechanical strength to the plant? किसकी बात कर रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। जहां कहीं अगर तुम्हें इलास्टिसिटी आ जाए, तुम आंखें बंद करके, अगर प्लांट टिश्यू के अंदर इलास्टिसिटी आ जाए, आंखें बंद करके लगा देना कॉलिन कायमा। क्या लगा देना? कॉलिन कायमा। या फिर आ जाए एक वो इरेगुलर थिन सेल वॉल, तब भी लगा दोगे कॉलिन कायमा। ठीक है जी। फिर देखो और क्या था इसमें, हो गया। लिगामेंट्स आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट। अच्छा देखो, मैंने तुमसे बताया था कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन टाइप थे। एक था एरुलर, एक था एडिपोज, एक था टेंडन लिगामेंट। देखो होता क्या है कि मसल्स जो होती हैं उसका काम क्या है? ये मसल्स जो है जो भी अगर कोई मसल, एक तो होता है कि शो ऑफ के लिए, जो जिम वगैरह करते हैं वो शो ऑफ कर रहे हैं, या जो शो ऑफ नहीं, मतलब अच्छी बात है, जिम करना बेकार बात नहीं है। मैं क्या बताऊं, एक होता है मतलब जो बॉडी बिल्डिंग में जो मस्कुलर लोग होते हैं, वो एक तरीके से, वो जो है एक तरीके से वो क्या है, वो एस्थेटिक्स में आ जाता है। मतलब वो जिम एक कॉम्पिटिशन वगैरह सारी चीज होगी, ठीक है, वो एक अलग काम होगा जिम मसल्स का। लेकिन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली अगर समझा जाए तो मसल्स का क्या काम है? वो काम है बोन के मूवमेंट का। क्या काम है? अगर मैंने इस हाथ को ऊपर उठाया तो वो ये हड्डी जो है, ये मेरी ह्यूमरस या बोन है, वो ऊपर कैसे, ये तो ह्यूमरस है आपको, जो भी है, जो बोन जो है ऊपर कैसे आई? वो मसल ने उसको खींचा, उस मसल ने उस बोन को खींचा। तो मसल का काम क्या है? बेसिकली जो हैंड के मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ये सारी चीजों को काम करने के लिए क्या है? मसल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है, अब यही मसल्स बोन से अटैच भी होंगी, बोन से अटैच भी होंगी। अब उसको अटैचमेंट कराने के लिए जो है एक अलग टिश्यू होता है, उसे बोलते हैं हम टेंडन। क्या है? टेंडन। तो टेंडन क्या है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है एक, ठीक है। वो क्या करेगा? अटैचमेंट करेगा। किसका? ये अटैचमेंट करता है किसका? मसल्स टू बोन। अब ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये
क्या कि मसल्स और बोन, देखो यहाँ पे, देखो डायग्राम देखो, ये एक्चुअल डायग्राम देखो यहाँ पे, ये है हमारी बोन, ठीक है, और ये बाहर जो दिख रही है आपको, ये मसल्स दिख रही है। इस मसल को इस बोन से जोड़ रहा है ये क्या, यही तो हमारा टेंडन है। ये क्या है, टेंडन। जो आपको दिख रहा है मसल्स को व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये इसको जोड़ रहा है किससे, बोन से, ठीक है, तो ये हो गया टेंडन। और दूसरे नंबर पर आता है लिगामेंट। एक होता है लिगामेंट, ये क्या करता है, बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहा है। ये मेरे उंगली चल रही है, तो यहाँ पे मसल्स ना हो भले ही, लेकिन ये उंगली, ये दोनों हड्डी जो है, जो फेलेंजेस बोलते हैं यहाँ बोन्स को, तो वो क्या है, दूसरे से जोड़ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो मसल्स दिख रही है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, वो क्या है, वो क्या है, लिगामेंट। तो एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करने के लिए क्या है, लिगामेंट। इसको कैसे याद रखोगे पता है, मैंने सोचा एलबी, एलबी एक ब्रांड का होता है ना, एलबी बहुत महंगा, वो उसके वो आता है, क्या बोलते हैं, पर्स वगैरह आता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो एलबी जैसे कंपनी है, तो एलबी, एल मींस लिगामेंट, बी मींस बोन, यानी बोन टू बोन जोड़ने के लिए क्या है, एलबी यानी कि लिगामेंट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, टेंडन। तो टेंडन क्या हो जाएगा, मसल टू बोन, एंड लिगामेंट क्या हो जाएगा, बोन टू बोन। अगर कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो कौन करेगा, लिगामेंट। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, चलो लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं। लिगामेंट्स यानी कि एलबी, तो एलबी बोले तो बोन्स टू बोन्स, आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मोनोकॉट स्टेम रूट्स एंड लीफ डू नॉट हैव। ये सिंपल से याद करने वाला क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के टिश्यू, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 ग्रुप है, एक मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो जो मोनोकॉट्स हैं वहां पे आपको जो कोलेन्काइमा है वो नजर नहीं आता, मतलब वो उनके पास ये कोलेन्काइमा टिश्यू बहुत कम मिलता है या फिर नहीं मिलता, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो काम है इलास्टिसिटी वाला, वो काम स्क्लेरेन्काइमा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टिश्यू दैट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड एंड स्टिफ कहीं पे आ जाए, तुरंत आंखें बंद करके स्क्लेरेन्काइमा पे टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की यानी माउथ की इनर लाइनिंग वो कौन बनाएगा। तो लाइनिंग से तो समझ में आ गया होगा कि भैया कहीं ना कहीं लाइनिंग हो रही है, तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होगा। क्या होगा, एपिथेलियम टिश्यू होगा। अब एपिथेलियल के अंदर भी अगर बात करी जाती है, तो उसका आंसर है बेसिकली यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियल। देखो हमने पढ़ा था एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्या पढ़ा था, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में भी टाइप्स होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है हमें। स्ट्रेटिफाइड के अलग से टाइप है, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड और क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो अभी के लिए इस समझाने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो लेयरिंग होती है ना माउथ की, वहां पे होता है स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। इसका जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन हमें केवल स्क्वेमस दिया हुआ है, बट अच्छा जो अगर करेक्ट, अगर सही, ज्यादा सही होता, वो ये होता, क्या, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का मैंने मतलब क्या बताया था, जो लेयरिंग होती है। तो अगर इसको समझना है, केवल इतनी सी चीज को समझना है, तो बताए क्या समझोगे, इस तरीके से समझो। तो यहाँ पे आपको मिलेगी लेयरिंग, मतलब एक ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर मान लो स्क्वेमस एपिथेलियल की है, क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल की है। इसके नीचे एक लेयर और मिल जाएगी, तो मान लो कोई और लेयर भी हो सकती है, मान लो वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल ही है। फिर इसके नीचे तो मान लो एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल की लेयर मिल गई। तो इस तरीके से लेयरिंग हो रही है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, मल्टी लेयर है ना। फिर उसके नीचे मान लो कॉलमनर एपिथेलियल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट बता रहा हूं। तो अब जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर कौन सी है, स्क्वेमस एपिथेलियल की। तो इसीलिए इस टिश्यू का नाम पड़ा स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। क्या पड़ा, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, इसके बेसिस पे। तो स्ट्रेटिफाइड के टाइप्स हैं मेजर और भी, बट अभी जो मैंने बताया था स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड। अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर होती हैं, तो माउथ के अंदर ही ये वाली क्यों प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग पे। जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं, तो कभी होता है ना गाल कट गया है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे जब तुम रब वगैरह हो रहा है, जो भी, हाँ कभी कभी गर्म चीज खा लेते हैं बहुत, कभी गर्म चाय पी ली, मुंह जल गया, मुंह जल गया, तो वहां पे जो आउटर लेयरिंग है वो स्क्वेमस एपिथेलियल है, वो बर्न आउट हो गई। तो अब क्या होगा, नीचे वाली लेयरिंग होती है ना, वही उसको स्क्वेमस एपिथेलियम को वापस रिपेयरिंग कर देती है। तो इसीलिए वहां पे वियर एंड टियर हो रहा है। मैंने क्या बोला था, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वहां प्रेजेंट होगी जहां पे वियर एंड टियर होगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से होता तो कंफ्यूजन नहीं होती, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसका करेक्ट आंसर है, जो इनर लाइनिंग बना रहा है किसकी, माउथ की। चलो याद हो गया।
एग्जाम्पल सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली बताऊं, जो पुराने टाइम के क्वेश्चन है ना, जो 2008 से पहले बहुत, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ पहले एएमयू बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाता होगा, तो मतलब इसीलिए थोड़ी जो गड़बड़ी लगती है ना, मोस्टली मैंने देखी है, मैंने नोटिस करी है इनको समझाते टाइम पे जब सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो पुराने टाइम के क्वेश्चन है ना, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोचा है। अभी के जो नए बनते हैं उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे एक्यूरेट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर क्या एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल एंड परमानेंट, सिंपल एंड परमानेंट, सिंपल परमानेंट कौन से थे? कॉलन, पेरेंट एंड स्क्लेरन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्लेरन कायमा, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। आगे चलते हैं। द शेप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओ भाई क्या आसान क्वेश्चन पूछ लिया। स्क्वेमस एपिथेलियल कैसी होती है? फ्लैट, प्लेट लाइक, फ्लोर में टाइल लाइक शेप होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैटेन। अब पिलर लाइक कौन सी होती है? कॉलमनर होती है। और क्यूबिकल कौन सी होती है? क्यूबॉइडल होती है। नाम सही भाई, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल। और जो पिलर जैसी शेप है, लंबे लंबे पिलर, वो कौन सी है? कॉलमनर, ठीक है। द सेल विद थिन वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड फ्यू वैक्यूल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो, थिन वॉल की बात कर रहे हैं, डेंस साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स का अमाउंट बहुत कम है, ये तो भाई फिर से फंस जाओगे तुम, फंस गए, फंसो मत। ये है कैम्बियम। देखो, डेंस साइटोप्लाज्म, जब भी अगर कहीं पे डेंस साइटोप्लाज्म की बात हो ना, डेंस साइटोप्लाज्म, तो मोस्टली का मतलब है ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वैक्यूल्स वगैरह कम होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सेल को डिवाइड होना होता है, सेल को डिवाइड होना होता है, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये कैरेक्टर किसका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया था, जो लेटरल मेरिस्टेम है उसे ही कैम्बियम बोला जाता है, उसे ही कैम्बियम बोला जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चले, अगला क्वेश्चन क्या है? 34। द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सक्रोज इज कैरेक्टरिस्टिक विद द प्रेजेंस ऑफ। अबे भाई क्या बोले? जो सक्रोज ट्रांसफर करेगा, सक्रोज ट्रांसफर मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको? फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करते थे? फ्लोएम टिश्यू करते थे। अब फ्लोएम के एग्जांपल बताओ जरा। फ्लोएम कौन कौन सी सेल्स को मिलकर बनाता था? एक था सीप, सीप ट्यूब। फिर दूसरे नंबर पे क्या था? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरे नंबर पर था कंपेनियन सेल। चौथा था फ्लोएम फाइबर्स। अब ढूंढ लो उसमें से कौन कौन से हैं। सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। चले आगे। आगे क्या है? ए भाई क्वेश्चन क्यों छूट रहा है? आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड दैट लैक। ओ भाई मैंने बताया था ना आपको, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन दोनों सेल्स में न्यूक्लियाई अब्सेंट होता है, जो अपने न्यूक्लियस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। चले भाई, ओके फिर क्या है? द सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड इन मेनी वेज विच डेवलप बाय द डिपोजिशन ऑफ। क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं, कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होता है उनके अंदर। कुछ स्पेशलाइजेशन किस चीज का होता है उनकी बॉडी में? मैंने बताया था इम्परवियस टू वाटर एंड गैस, जो बताया था मैंने आपको, तो वो किसके अंदर था? ये किसके अंदर था? प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर, ठीक है। वो किस वजह से आया, उसके पीछे क्या वजह रही? उनकी सेल्स में डिपोजिशन हो गया था। कॉर्क सेल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कॉर्क सेल में डिपोजिशन हो गया सेल वॉल में, किस चीज का? सुबेरिन केमिकल का, जिसके वजह से वो वाटर और गैसेस को ट्रांसपोर्ट, सॉरी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुबेरिन। फाइनली हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, और जो भी मेरे साथ अभी तक रुका है, एंड सो स्टार्टिंग से लास्ट तक, सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ते रहो भाई। आपको उम्मीद है, मैं आपको विश करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा 11th इंट्रेंस में, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर करिएगा।